अध्याय 71 महल का खजाना। आक्रमण समाप्त हो गया है। ये खबर तेजी से इलाके के सभी गुटों में फैल गई। बेशक सभी ने एक जैसी प्रतिक्रिया व्यक्त की, स्तब्ध। ज़ेड पैलेस की ताकत औसत से कम मानी जाती है, फिर भी वे इन 3 गुटों को सफलतापूर्वक खदेड़ देते हैं और यहां तक कि उनके संबंधित स्वामी को भी मार देते हैं। इन गुटों में क्या बचा है? उन्होंने अपने स्वामी को खो दिया, सब कुछ अपने युवा पर छोड़ दिया। जाहिर तौर पर इससे क्षेत्र में शक्ति संतुलन प्रभावित होगा। अपने प्रभुओं को खोने के बावजूद निश्चित रूप से उनकी समग्र ताकत को हल्के में नहीं लिया जा सकता। ज़ेड पैलेस के सम्मेलन कक्ष में मैं तियानयुन को एक बुजुर्ग के रूप में नियुक्त कर रहा हूं। क्या मेरे फैसले के खिलाफ कोई है? शी जुएयुन ने सभी की ओर देखा, सभी बुजुर्गों और उपयाजकों की ओर। वे सभी यहां बैठे हैं, उनके चेहरे पर गरिमापूर्ण भाव हैं। किसी को भी नहीं। सभी ने सिर हिलाकर पुष्टि की कि उन्हें इस फैसले पर कोई आपत्ति नहीं है। ये तियानयुन ने पूरे ज़ेड पैलेस को ऐसी गंभीर स्थिति से बचाया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि शी जुएयुन तियानयुन की खातिर एक अपवाद बनाने तक चला गया और कोई भी उसके फैसले के खिलाफ नहीं है। मुझे कुछ कहना है। यह कोई और नहीं बल्कि खुद ही तियानयुन है। महल भगवान, मुझे लगता है कि यह बेहतर होगा यदि मैं सभी के लिए एक बाहरी शिष्य के रूप में बना रहूं और अपने लिए भी। इसके अलावा आपको इस तरह का अपवाद नहीं बनाना चाहिए। और मैं महल में चीजों का प्रबंधन करने में अच्छा नहीं हूं। ये तियानयुन को इस नतीजे की उम्मीद नहीं थी। वह ये सोचकर यहां आया था कि वे किसी और चीज पर चर्चा करेंगे। उसे आगे बढ़ने के लिए बहुत सी चीजें करने की जरूरत है, लेकिन एक बुजुर्ग के रूप में उसके पास इसके लिए समय नहीं होगा। वह इस तरह की किसी बंधन में बंधना नहीं चाहता। आपको करना होगा। नियम बदले जा सकते हैं। आपको एक बुजुर्ग के रूप में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आपको ज़ेड पैलेस का बुजुर्ग घोषित करने से दूसरा गुट हम पर हमला करने के लिए अनिच्छुक हो जाएगा। यदि यह आपकी वजह से नहीं होता तो अब कोई ज़ेड पैलेस नहीं होता। शी जुएयुन ने उसकी ओर देखा और सुनिश्चित किया कि तियानयुन उसके प्रस्ताव को अस्वीकार न कर सके। अन्य बुजुर्गों ने ये तियानयुन को एक बुजुर्ग के रूप में स्वीकार करते हुए सिर हिलाया, जैसा कि शी जुएयुन चाहता है। लेकिन शी जुएयुन के भाषण की निरंतरता के बारे में उन्हें अभी भी कुछ संदेह है। लेकिन ये तियानयुन ने शी जुएयुन को अपनी ओर घूरते हुए देखा। उन्होंने अचानक आह भरी और बेबसी से कहा, ठीक है, मैं बड़ा पद स्वीकार करता हूं। ये स्थिति देखकर शिष्य मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। यदि उन्हें ये पद दिया जाए तो अधिकांश शिष्य तुरंत सहमत हो जाएंगे। फिर भी ये तियानयुन स्पष्ट रूप से इससे कोई लेना देना नहीं चाहते हैं। ठीक है, यह मामला सुलझ गया। अब अगली समस्या पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने 3 प्रमुख गुटों के सरदारों को हरा दिया है। ये ठीक होगा अगर इसका अंत यही होता, लेकिन निश्चित रूप से चीजें इतनी आसानी से नहीं चलेंगी। संभवतः वे बदला लेने के लिए वापस आएंगे। तैयार रहे, क्योंकि वे कभी भी हमला कर सकते हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य हमारे खजाने को प्राप्त करना है। शी जुएयुन ने आत्मविश्वास से कहा। ज़ेड पैलेस का खजाना क्या है? ये तियानयुन को आश्चर्य हुआ। वह इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता है, लेकिन वह इसे स्पष्ट रूप से नहीं पूछ सकता है, क्योंकि उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। तीसरी समस्या जिस पर हमें चर्चा करने की आवश्यकता है वह खजाना ही है। मैं इसे सुरक्षित रखने के लिए तियानयुन को सौंपने का इरादा रखता हूं। इस मामले पर बाकी सभी के बारे में क्या विचार है? शी जुएयुन ने अचानक कहा। ये तियानयुन स्तब्ध रह गया। सभी ने अनायास ही उसकी ओर अपनी नजरें घुमा ली, क्योंकि उसे अचानक ही खजाने का स्वामित्व दे दिया गया था। पैलेस लॉर्ड, मैं इस पर सहमत नहीं हो सकता, क्योंकि पैलेस लॉर्ड के अलावा किसी को भी खजाना नहीं रखना चाहिए। इस मामले को लेकर ग्रेट एल्डर ने उन्हें आवाज दी। हालांकि ये तियानयुन पहले ही ज़ेड पैलेस के लिए बुजुर्ग बन गए थे। खजाने का उपयोग करने के लिए उपयुक्त एकमात्र व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि महल का स्वामी है। इसके लिए मेरे पास अपना कारण है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह मुझसे बहुत मजबूत है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह इसका उपयोग मुझसे बेहतर कर सकता है, और यदि वे 3 प्रमुख गुट हम पर फिर से हमला करते हैं तो वह उन्हें हराने के लिए खजाने का उपयोग कर सकता है आसानी। शी जुएयुन ने खजाना ये तियानयुन को सौंपने का अपना कारण बताया। बुजुर्ग कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि शी जुएयुन ने निश्चित रूप से सच कहा है।
उन्होंने देखा है कि ये तियान्युन क्या करने में सक्षम है। अगर शी ज्यूयुन इसे इस तरह से कहें तो वे आपत्ति नहीं कर सकते। रुको, मुझे ये भी नहीं पता कि खजाना क्या है। ये तियान्युन ने अपना हाथ उठाया और आखिरकार उसे पूछने का मौका मिल गया। ये खजाना है। शी ज्यूयुन ने जैद का एक टुकड़ा निकाला। जैद से हल्की ठंडक उत्सर्जित हुई। कमरे में हर कोई इस हल्की ठंड को महसूस कर सकता था। ये है। ये तियान्युन ने जैद के टुकड़े को देखा और इसके बारे में विस्तृत जानकारी तुरंत उसके सामने आ गई। आइस सोल जैद निष्क्रिय प्रभाव आत्मा को शांत करता है और साधना की गति में सुधार करता है। सक्रिय प्रभाव एक हिमीकरण क्षेत्र बनाए, एक निश्चित दायरे में सब कुछ जमा दें। मध्यम स्तर का पवित्र उपकरण। मध्यम स्तर का पवित्र उपकरण, यह जैद महल का खजाना कहलाने लायक है। ये तियान्युन ने सिर हिलाया, लेकिन स्पष्ट रूप से उसे ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। शी जुएयुन ने कहा कि वह इसका उपयोग उससे बेहतर कर सकता है। ये सच है कि वह जमे हुए क्षेत्र के प्रभाव को बेहतर ढंग से उत्पन्न कर सकता है, लेकिन चूंकि प्रभाव फ्रॉस्ट फिस्ट के साथ ओवरलैप होता है, इसलिए उसने अपनी रुचि खो दी। यह आइस सोल जैड है। यह आपकी खेती की गति को बेहतर बनाने के लिए बहुत अच्छा है, और इसका प्रभाव जमा देने वाला भी है। आपके पहले के जबरदस्त मार्शल आर्ट के साथ संयोजन निश्चित रूप से प्रभाव को नाटकीय रूप से बढ़ा देगा। शी जुएयुन ये तियान्युन को देखकर मुस्कुराए। उसे स्पष्ट रूप से ये तियान्युन की पहले की लड़ाई याद है। उसने खजाना ये तियान्युन को दे दिया ताकि वह और भी तेजी से खेती कर सके और मजबूत बन सके। महल भगवान, मैं इस वस्तु को स्वीकार नहीं कर सकता। सच कहूं तो ये वस्तु मुझ पर बर्बाद हो गई है। आपको इसे अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि विशेषता के मामले में आप मुझसे कहीं अधिक समकालिक हैं। आपके पास एक बर्फ का आकर्षण है, और मैं ऐसा नहीं करता, इसलिए यह अधिक उपयुक्त होगा यदि आप मेरे बजाय इसका उपयोग करें। ये तियान्युन ने आत्मविश्वास के साथ अपना तर्क कहा। इसे आप रखिए। शी ज्यूयुन अभी भी इस पर जिद्दी है। नहीं, आप अधिक उपयुक्त होंगे। ये तियान्युन भी जिद्दी है। शी जुएयुन स्पष्ट रूप से ये तियान्युन के फैसले से खुश नहीं है, लेकिन जैसे ही उसने विश्वास से भरी तियान्युन की आंखों में देखा, वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन आह भरी, ठीक है, मैं खजाना रखूंगी। सभी बुजुर्ग राहत महसूस कर रहे हैं। अगर महल के भगवान के अलावा कोई और खजाना रखता है तो वे थोड़े परेशान भी होते हैं। ये तियान्युन को स्वयं वास्तव में खजाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके पास पहले से ही 3 पवित्र उपकरण हैं। भले ही उसके पास जो खजाना है वह मध्यम स्तर का पवित्र उपकरण नहीं है, लेकिन वह विभिन्न प्रभावों वाले पवित्र उपकरण रखना पसंद करता है। अगली समस्या की ओर आगे बढ़ें। प्राचीन खंडहरों को विसर्जित करने वाले स्वर्ग के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने 2 संप्रदाय के गुरुओं को मार डाला, इसलिए उनका कोटा अब हमारा है। इसलिए हमारे पास प्राचीन खंडहरों को विसर्जित करने वाले स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए अतिरिक्त 7 कोटा हैं। उम्मीदवारों को ढूंढने के लिए हमारे पास अभी भी 1 सप्ताह का समय है। उस मामले के संबंध में मुझे स्वर्ग विसर्जन प्राचीन खंडहर परीक्षण में प्रवेश के लिए 8 शिष्यों को फिर से चुनने के लिए आपके सहयोग की आवश्यकता है। शी ज्यूयुन मुस्कुराते हैं, क्योंकि प्राचीन खंडहरों को विसर्जित करने वाला स्वर्ग खेती करने के लिए एक बहुत अच्छी जगह है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसे साफ करने से शिष्यों को सफलता हासिल करने में मदद मिलेगी। 8 को फिर से चुनना। ये तियान्युन ने कहा, मेरे बारे में क्या? कई बुजुर्गों ने उसे मजाकिया अंदाज में देखा और तुरंत शी जुएयुन ने मुस्कुराते हुए कहा, आप अंदर नहीं जा सकते, आप पहले से ही कोर कंडेंसेशन दायरे में हैं। प्राचीन खंडहरों को डुबोते हुए स्वर्ग में प्रवेश करने का सर्वोच्च क्षेत्र आत्मा शोधन क्षेत्र है। मैं पहले से ही प्राचीन खंडहरों को विसर्जित करने वाले स्वर्ग से आगे निकल गया हूं। अब मैं मुख्य खोज कैसे पूरी कर सकता हूं? ये निराश करने वाला है। ये तियान्युन को उस पर विश्वास नहीं हो रहा है जो उसने अभी सुना है। उसे उम्मीद नहीं थी कि प्राचीन खंडहरों को विसर्जित करने वाले स्वर्ग में किसी स्तर पर प्रतिबंध होगा। अब वह अपनी मुख्य खोज को पूरा करने के लिए वहां कैसे पहुंच सकता है? अध्याय 72 क्रेजी ड्रॉ। मुख्य खोज पहले से ही अस्तित्व में है क्योंकि उसने क्रेजी लेवलिंग सिस्टम हासिल कर लिया है। यदि वह प्राचीन खंडहरों को डुबोते हुए स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता है, तो वह मुख्य खोज को कैसे पूरा कर सकता है?
यह एकमात्र मुख्य खोज पंक्ति है जो उसे मिली है, लेकिन वह जानता है कि मुख्य खोज को पूरा किया जाना चाहिए चाहे कुछ भी हो। वह जानता है कि यदि वह मुख्य खोज पूरी नहीं करता है तो वह आगे नहीं बढ़ सकता है, वह बस यादृच्छिक रूप से राक्षस का शिकार कर सकता है या अपनी शिल्प कौशल का उपयोग कर सकता है। क्योंकि मेरा स्तर बहुत ऊंचा है, मैं अपनी मुख्य खोज पूरी नहीं कर सकता। ये कैसे संभव है? ये त्यानयुन को लगता है कि वह अभी जिस स्थिति में है वह बहुत अनुचित है। यदि स्तर ऊंचा है तो क्या खोज पूरी करना आसान नहीं होगा? हालांकि वह इस तथ्य को जानता है कि शी ज्यूयुन उससे झूठ नहीं बोलेगा। यदि वह आत्मा शोधन क्षेत्र से ऊंचा है तो वह खंडहर में प्रवेश नहीं कर सकता। ये त्यानयुन उस स्थिति को हल करने का तरीका सोचने की कोशिश कर रहा है जिसमें वह अभी है, क्योंकि वह जानता है कि प्राचीन खंडहरों को विसर्जित करके स्वर्ग को साफ करने की उसकी खोज के बारे में कोई और नहीं जानता है। शी ज्यूयुन उसे सांत्वना देता रहता है, तुम्हारा दायरा खंडहर में प्रवेश करने के लिए पहले से ही बहुत ऊंचा है। परीक्षण करने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, तुम्हारी खेती में उतना सुधार नहीं होगा। ठीक है फिर, ये त्यानयुन ने शी जुएयुन की खातिर मुस्कुराते हुए कहा। वह अभी भी खुद को खंडहरों में धकेलने के लिए और अधिक बहस करना चाहता है, लेकिन वह शी जुएयुन को और अधिक परेशान नहीं करना चाहता है। फिर भी वह अपनी मुख्य खोज को पूरा करने का उपाय सोचता रहता है। अगली चर्चा उस शिष्य को चुनने की है जो ज़ेड पैलेस का प्रतिनिधि बनने के लिए पर्याप्त योग्य हो और उनमें से 8 प्राचीन खंडहरों को विसर्जित करते हुए स्वर्ग में प्रवेश कर सके। ये चर्चा निश्चित रूप से उनके द्वारा की गई सबसे रोमांचक चर्चाओं में से एक है, क्योंकि ज़ेड पैलेस को इतना कोटा कभी नहीं मिला। निश्चित रूप से इससे उनकी समग्र ताकत में सुधार होगा, क्योंकि खंडहर बहुत सारे खजाने का वादा करता है। यदि ये त्यानयुन को साइड खोज से भटका नहीं गया था और वह अब जितना ऊपर है उतना ऊपर नहीं गया है, तो खंडहरों से लूटी गई सभी चीजें निश्चित रूप से उसकी होंगी। सभी चर्चाएं समाप्त हो जाने के बाद ये त्यानयुन चुपचाप अपने कमरे में लौट आया और अभी भी उदास और चिंतित है। उसे अभी भी अपनी मुख्य खोज को पूरा करने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। वह निश्चित रूप से सोचता है कि यदि वह इस खोज को पूरा नहीं कर सका तो वह अपनी प्रगति जारी नहीं रख पाएगा, क्योंकि मुख्य खोज उसके लिए जीवन लक्ष्य की तरह है। मैं अभी इसके बारे में सोचना बंद कर दूंगा, मुझे पहले इन सभी मुफ्त लॉटरी टिकटों का उपयोग करना चाहिए। ये त्यानयुन को एहसास हुआ कि वह कोई प्रगति नहीं कर सकता है, लेकिन अगर वह स्पष्ट उत्तर के बिना चीजों के बारे में सोचता रहता है तो उसे अब गति में बदलाव की जरूरत है। उसके पास अभी भी समय है। प्राचीन खंडहरों को विसर्जित करते हुए स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए अभी भी 1 सप्ताह बाकी है। तुरंत उसने अपना ध्यान लॉटरी पर केंद्रित कर दिया। उसके पास कुल 11 मुफ्त लॉटरी टिकट हैं। ये पहली बार है जब उसे इतनी सारी मुफ्त लॉटरी का मौका मिला है। वह अपने विचार से लॉटरी सिस्टम को तुरंत सक्रिय कर देता है। अचानक उसके सामने एक बड़ा सा रूलेट आ गया, जिसे बेशक उसके अलावा कोई और नहीं देख सकता था। भाग्य आभा सक्रिय करें। लॉटरी निकालने के लिए उसे अच्छा ड्रॉ पाने की संभावना बढ़ाने के लिए लक ऑरा को सक्रिय करना होगा। लॉटरी शुरू करें। रूलेट तेजी से घूमने लगा और समय के साथ बहुत तेज हो गया और जल्द ही सूचक अचानक बंद हो गया और उपभोज्य टाइल पर केंद्रित हो गया। क्या बात है, एक उपभोग्य वस्तु। ये त्यानयुन थोड़ा असहाय महसूस करता है। अपनी लक आभा का उपयोग करने के बावजूद उसे अभी भी एक खराब ड्रॉ मिला है। डिंग, 10,000 एक्सपी पिल प्राप्त करें। 10,000 अनुभव गोली। ये बहुत छोटा है। फिर से शुरू करें। एक्सेप्ट की यह राशि उसके लिए बेकार है। 10,000 एक्सेप्ट से उसका एक्सेप्ट बार थोड़ा सा बढ़ जाएगा। निश्चित रूप से वह नहीं जो वह चाहता था। वह फिर से लॉटरी निकालना शुरू कर देता है, क्योंकि वह सोचता है कि निश्चित रूप से उसकी बुरी किस्मत अंततः खत्म हो जाएगी। डिंग, 50,000 एक्सपी पिल प्राप्त करें। फिर से शुरू करें। चेहरे पर हल्की सी झुंझलाहट के साथ वह तुरंत अपना प्रयास दोबारा करता है। डिंग, 1 जीवन पाओ। शुरू करना। एक क्या? ये त्यानयुन एक पल के लिए चौंक गया जब उसने हाल ही में ड्रॉ से मिली वस्तु को देखा तो उसने तुरंत सामने आई जानकारी को पढ़ा। जीवन, जब मेजबान मर जाता है तो ये स्वचालित रूप से सक्रिय हो जाता है और तुरंत पुनर्जीवित हो जाता है।
जैसे ही उसने तथाकथित जीवन नामक इस वस्तु की जांच की, वो तुरंत अभिभूत हो गया, उसे पुरस्कार के रूप में जीवन कैसे मिल सकता है। इसके अलावा जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो ये स्वचालित रूप से उपयोग किया जाता है, जिसका अर्थ है कि उसे इसका उपयोग करने के समय के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छी चीज। ये त्यानयुन ने उत्तेजना में अपनी ही जांघ पटक दी। उसने सोचा कि यही बात है। ये निश्चित रूप से सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली उपभोज्य वस्तु है। वह जानता है कि जीवन सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो किसी व्यक्ति के पास हो सकती है। ऐसा लगता है कि आखिरकार सभी उपभोग्य वस्तुएं बेकार नहीं थीं। ये त्यानयुन ने फिर से रूलेट पर अपनी नजरें घुमाई और इसके लिए थोड़ा बुरा महसूस किया। मुझे इस चीज पर अपनी किस्मत को दोष देने के लिए बुरा लग रहा है, मुझे खेद है। मुझे आशा है कि मुझे पिछले आइटम की तरह आइटम प्राप्त होता रहेगा। इस जीवन को लॉटरी से मिली एक वस्तु के रूप में पाकर उसकी निराशा पूरी तरह से दूर हो गई है, क्योंकि उसके मन में उसे उम्मीद करने के लिए पहले से ही इतनी अच्छी वस्तु मिल गई थी। फिर से शुरू करें। जल्द ही लॉटरी रूलेट फिर से घूमती है और अप्रत्याशित रूप से सूचक दिव्य क्षमता टाइल्स पर रुक जाता है। ये त्यानयुन ने प्रत्याशा में अपनी सांसें रोक ली, इस बार उसे एक दिव्य क्षमता मिल गई। डिंग, रूलेट से कुछ नीचे लुढ़का और उसके सामने एक खजाना खुल गया। ये त्यानयुन उत्साह के साथ छाती पर चढ़ गया और देखा कि खजाने की छाती में भाग्य की आभा है। क्या? एक भाग्य आभा? मैं इसे दोबारा कैसे प्राप्त कर सकता हूं? ये त्यानयुन अवाक रह गया। ऐसा प्रतीत होता है कि उसे समान योग्यता वाले दो होने की बात समझ में नहीं आ रही है। डिंग, सफलतापूर्वक लक ऑरा प्राप्त करें, क्योंकि लक ऑरा पहले से ही एकीकृत है जो स्वचालित रूप से लक ऑरा को 10,000 क्रेजी पॉइंट में परिवर्तित कर रहा है। दयनीय। कम से कम मुझे इसे समतल करने के लिए पर्याप्त क्रेजी पॉइंट दीजिए। ये त्यानयुन ठगा हुआ महसूस करता है। जब पॉइंट दैवीय क्षमता पर रुक जाता है तो वह ऊपर उठ जाता है, लेकिन इसके बदले उसे 10,000 क्रेजी पॉइंट मिलते हैं, जो उसके क्रेजी मोड को लेवल करने के लिए पर्याप्त नहीं है। नहीं, यह उसकी किस्मत की आभा को लेवल कर सकता है। इतनी निराशा के बाद उसने तुरंत अपनी लॉटरी निकाली। उसे बहुत सारी अच्छी चीजें मिलती हैं, लेकिन वे उसे पहले की तरह उत्साहित करने में विफल रहती हैं। वहां जीवन, 10,000 एक्सपी पिल, 50,000 एक्सपी पिल X3, फ्रॉस्ट फिस्ट, फीनिक्स सिल्वर स्पीयर, लक ऑरा, टायरेंट आर्मर, बेड लक पोशन और स्ट्रेंथिंग पिल थे। रूलेट से उसे यही सारी चीजें मिलती हैं। सबसे बेकार हैं 10,000 एक्सपी पिल और फ्रॉस्ट फिस्ट। भाग्य आभा के विपरीत फ्रॉस्ट फिस्ट को पागल बिंदुओं में परिवर्तित नहीं किया जाता है, बस उसकी सूची पर एक और स्लॉट बर्बाद कर दिया जाता है। लेकिन फिर भी उसे काफी अच्छी चीजें मिली। अत्याचारी कवच, इसका प्रभाव दुश्मन को 1 मिनट तक दबाव में रखना है। उन्हें दबाना बेकार। फीनिक्स सिल्वर स्पीयर एक ऊपरी स्तर का स्पिरिट टूल है जिसका कोई प्रभाव नहीं है। कितना बेकार, कैसा कूड़ा। दुर्भाग्य औषधि दुश्मन पर फेंकी जा सकती है या स्वयं ली जा सकती है। दुर्भाग्य प्रभाव दुर्भाग्य होने की संभावना को 10 गुना बढ़ा देता है। मुझे इसका उपयोग कैसे करना चाहिए? मजबूत करने वाली गोली स्थायी रूप से शक्ति बढ़ाती है। ये वाला अच्छा है। इससे शक्ति में स्थायी वृद्धि होती है। ये त्यानयुन ने एक एक करके मिलने वाली वस्तुओं की जांच की। कुछ वस्तुओं का अच्छा प्रभाव था, जैसे जीवन और शक्तिवर्धक गोली, लेकिन बाकी चीजें उसके लिए बहुत उपयोगी नहीं थीं। उसने तुरंत ताकत बढ़ाने वाली गोली ले ली और उसकी युद्ध शक्ति कुछ 100 बढ़ गई। युद्ध शक्ति में मामूली वृद्धि समझ में आती है। हालांकि यह एक दुर्लभ वस्तु है, यह अभी भी एक छोटी गोली है। वह इस पर अपनी आशा बहुत अधिक नहीं रख सकता है, लेकिन उसका शरीर निश्चित रूप से पहले की तुलना में थोड़ा सुडौल हो गया है। इनमें से 2 फ्रॉस्ट फिस्ट रखने का क्या मतलब है? ग्रेड अभी भी सामान्य लौ स्तर के हथियार पर है। ये त्यानयुन स्पष्ट रूप से उलझन में है कि क्या किया जाए। यह अजीब है, उसे जो मिला वह ज्यादातर कचरा है। त्यानयुन ने पहले फ्रॉस्ट फिस्ट को स्टोरेज में संग्रहित करने का निर्णय लिया। ये त्यानयुन के भंडारण का तंत्र भंडारण रिंग के समान ही है। इसमें किसी भी उपकरण और सामग्री को संग्रहित करना संभव है। जब वह फ्रॉस्ट फिस्ट को स्टोर कर रहा था तो मेनू में सामान्य से 2 अतिरिक्त विकल्प आ गए। वह फ्यूजन और सेल विकल्प है।
एक फ्यूजन और एक सेल विकल्प। मैंने ये विकल्प पहले कभी नहीं देखे थे। ये त्यानयुन ने तुरंत सेल बटन दबाया और एक संदेश अचानक सामने आया, 500 क्रेजी पॉइंट के लिए बेचे। लाभ उन्मुख बकवास। ये त्यानयुन चुपचाप व्यवस्था को कोसता है। वह इस व्यवस्था से बार बार ठगा हुआ महसूस करता है। फ्रॉस्ट फिस्ट खरीदने के लिए उसे 10,000 क्रेजी पॉइंट्स की आवश्यकता है, लेकिन इसे बेचने के लिए उसे केवल 500 क्रेजी पॉइंट्स मिलते हैं। क्या धोखा है। मैं फ्यूजन प्रभाव का उपयोग करूंगा। ये त्यानयुन ने फ्यूजन बटन दबाया और तुरंत नई फ्रॉस्ट फिस्ट उसके मूल फ्रॉस्ट फिस्ट में संश्लेषित हो गई, जिससे मूल फ्रॉस्ट फिस्ट पर उसकी महारत 100 गुना बढ़ गई। डेटा को फिर से देखने के बाद उन्होंने देखा कि केवल महारत बढ़ रही है, स्तर में बिल्कुल भी सुधार नहीं हुआ है। फिर भी इसे मामूली कीमत पर बेचने की तुलना में महारत बढ़ाना कहीं अधिक मूल्यवान है। अध्याय 73 सम्मेलन। फ्यूजन महारत में सुधार कर सकता है। अब यह दिलचस्प है। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये बात अन्य हथियारों पर भी लागू होती है। लेकिन इससे पहले वह कीमत की जांच जरूर कर लेते हैं, क्योंकि अगर कीमत काफी ज्यादा है तो महारत में थोड़ा सुधार करने के बजाय उसे बेच देना बेहतर होगा। फीनिक्स सिल्वर स्पीयर कीमत 500 क्रेजी पॉइंट है, बेचें। अपनी गांड बेचो। ये त्यानयुन ने अपनी आंखें घुमाईं और उसे उम्मीद नहीं थी कि यह एक ऊपरी स्तर का स्पिरिट उपकरण होगा। यहां इसकी कीमत केवल 500 क्रेजी पॉइंट है। हालांकि ये वास्तव में समझ में आता है, अगर वह इसे काफी अधिक कीमत पर बेच सकता है, तो वह एक और लॉटरी करने और एक लूप बनाकर फिर से बेचने के लिए सिस्टम का दुरुपयोग कर सकता है। इसे भूल जाओ, मैं इसे फ्यूजन के लिए उपयोग करूंगा। ये त्यानयुन फीनिक्स सिल्वर स्पीयर पर क्लिक करें। इसमें फ्यूजन और सेल का विकल्प भी है। उसने फ्यूजन क्लिक किया। एक अलग पॉपअप संदेश दिखाई दिया, मुख्य और द्वितीयक हथियार का चयन करें। फ्रॉस्ट फिस्ट मुख्य है और फीनिक्स सिल्वर द्वितीयक है। क्लिक करने के तुरंत बाद फीनिक्स सिल्वर स्पीयर ऊर्जा में बदल गया और फ्रॉस्ट फिस्ट में समाहित हो गया, जिससे 500 निपुणता बढ़कर वर्तमान 1100 निपुणता हो गई, जो 1600 निपुणता बन गई। अच्छा, ये त्यानयुन काफी संतुष्ट हैं। ये सुविधा वास्तव में मदद करती है। इसके अलावा उन्होंने फ्यूशन के लिए टायरेंट आर्मर का भी इस्तेमाल किया। हालांकि यह एक कवच है, इसका उपयोग किसी हथियार की महारत बढ़ाने के लिए किया जा सकता है, जिसमें 300 महारत शामिल है। इतना बुरा नहीं। मेरे बाकी सामान के बारे में क्या ख्याल है? मुझे लगता है कि जब तक मैं वहां रहूंगा, मैं सब कुछ जांच लूंगा। ये त्यानयुन के पास बहुत सारी अनावश्यक वस्तुएं हैं, चाहे वह मार्शल आर्ट हो या सामान्य स्तर के हथियार हो। फिर उन्होंने ब्लड ग्लो स्वॉर्ड की जांच की, जो एक सच्चा स्पिरिट टूल है। उसने इसकी कीमत जांचने के लिए सेल पर क्लिक किया और पता चला कि इसकी कीमत 500 क्रेजी पॉइंट है। इतना खराब भी नहीं। ये त्यानयुन ने कहा, अब मार्शल आर्ट पर एक नजर डालते हैं। उन्होंने उन निम्न स्तर के मार्शल आर्ट की भी जांच की। कीमत अलग अलग है, लेकिन क्योंकि यह निम्न स्तर की मार्शल आर्ट है, कीमत लगभग 1000 से 2000 क्रेजी पॉइंट है। कम कीमत वाले निम्न स्तर के हथियार भी हैं, जो समझ में आता है। लेकिन इसके अलावा इसमें फ्यूशन फीचर भी है, जो उसे काफी उत्साहित कर देता है। मार्शल आर्ट का उपयोग फ्यूजन के लिए भी किया जा सकता है। ये त्यानयुन की आंखें चमक उठी। उन्होंने तुरंत इन मार्शल आर्ट को एब्जॉर्बिंग स्टॉस ग्रेड तकनीक के लिए चारे के रूप में इस्तेमाल किया, लेकिन जब उन्होंने फ्यूजन पर क्लिक किया, अपर्याप्त स्तर। क्या? ये त्यानयुन चौंका, स्तर बहुत कम है। ऐसा लगता है कि चीजें उतनी सहज नहीं चल रही हैं जितनी उन्होंने उम्मीद की थी। फिर उसने मुख्य को फ्रॉस्ट फिस्ट से और सेकेंडरी को निम्न स्तर के हथियार से बदल दिया। अपर्याप्त स्तर। जब उन्होंने फ्यूजन के लिए उन सामान्य स्तर के हथियारों का चयन किया, तो ये संदेश फिर से सामने आया। अजीब बात है, ये कैसे विफल हो सकता है? क्या फ्रॉस्ट फिस्ट पहले एक सामान्य स्तर नहीं था? ये त्यानयुन ने बहुत सोचा और अंततः पता लगा लिया कि क्या हो रहा है। फ्रॉस्ट फिस्ट फ्यूजन क्यों हो सकता है? इसका कारण यह है कि यह एक ही किस्म है, क्योंकि अलग अलग किस्म के लिए दोनों वस्तुओं का एक ही ग्रेड पर होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, फ्रॉस्ट फिस्ट अब एक स्पिरिट टूल है, जिसका अर्थ है कि फ्यूजन के लिए सामग्री भी स्पिरिट टूल होनी चाहिए। ये बात मार्शल आर्ट पर भी लागू होती है।
ऐसा लगता है कि इन्हें बेचने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ये तियान्युन ने अपना सिर हिलाया, क्योंकि वह और कुछ नहीं कर सकता है। ऐसा कहा जा रहा है कि वह अभी भी काफी सारे क्रेजी पॉइंट्स जमा करने में कामयाब रहा। उसने अपनी सूची से काफी चीजें साफ कर दी। बाद में ये तियान्युन ने अपना स्टेटस बार खोला। मेजबान ये तियान्युन। स्तर 27, 7वां स्तर कोर संघनन। एक्सेप्ट 6,17,281 बटा 1,50,00,000। क्रेजी पॉइंट 43,728। प्रतिष्ठा 70। खेती की तकनीकें डार्क नॉर्थ डिवाइन आर्ट, ड्रैगन गॉड सीक्रेट आर्ट। मार्शल आर्ट सितारों को अवशोषित करने की महान तकनीक, स्काई क्लाउड सटेप, ब्लड फील्ड सोरिंग हेवन। हथियार फ्रॉस्ट फिस्ट, स्कारलेट डैगर, विंड चेजिंग ब्लेड, ब्लड फील्ड स्पीयर। कवच स्नो वुल्फ बैटल बूट्स, दिव्य कवच, छाया लबादा। दिव्य क्षमता पागल मोड, भाग्य आभा। ब्लडलाइन ड्रैगन गॉड ब्लडलाइन। सहायक उपकरण फोर्जिंग गॉड हैमर, पावर ब्रेसलेट, पावर रिंग, पावर बेल्ट, ब्लड फील्ड ब्रेसलेट। सभी आइटम 18 रिकवरी मेडिसिनल पिल, 5 डबल एक्सपीरियंस पिल, गिफ्ट पैक लव 31, लाइफ बैड लक पिल। उसने ब्लड फील्ड स्पीयर नहीं बेचा, बल्कि सारी ब्लड ग्लो तलवार बेच दी। वह क्रेजी पॉइंट कार्ड का उपयोग किए बिना कुछ हजार क्रेजी पॉइंट हासिल करने और यहां वहां महारत बढ़ाने में कामयाब रहा। आखिरकार मुझे पता चल गया कि इस दुकान का उपयोग कैसे करना है। मूलतः मैं महारत बढ़ाने के लिए सामान खरीदता हूं। ये तियान्युन ने अपना सिर हिलाया और फिर दुकान में सूचीबद्ध वस्तुओं की अविश्वसनीय कीमत को देखा, और जब उसने महारत हासिल करने के लिए इन वस्तुओं को भारी मात्रा में खरीदने की कल्पना की तो वह हैरान हुए बिना नहीं रह सका। उदाहरण के लिए पृथ्वी स्तर को अवशोषित करने वाली तारे को महान तकनीक, जिसकी कीमत 200,000 क्रेजी पॉइंट है। यह इतनी महंगी नहीं है, लेकिन कौन जानता है कि यह कितनी महारत हासिल कर सकती है। यदि ये केवल 10,000 अंक जोड़ता है तो यह इसके लायक नहीं है। आखिरकार स्तर ऊपर उठाने के लिए 10 फ्यूजन सामग्री की आवश्यकता होती है, तो कुल 2,000 क्रेजी पॉइंट है। शुरुआत के लिए वह इतना कैसे प्राप्त कर सकता है? वह इस बारे में उत्सुक है कि जीवन की लागत कितनी है और उसने तुरंत इसे खोजा, लेकिन जब उसे लागत के बारे में पता चला तो उसे इसे खोजने की कोशिश करने पर पछतावा हुआ। 1,000,000,000,000 क्रेजी पॉइंट। क्या बात है, यह इतना महंगा कैसे हो सकता है? लेकिन वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, इसके बजाय उसने विक्रय मूल्य की जांच की। ये तियान्युन ने अपनी इन्वेंट्री में लाइफ को बेचने पर क्लिक किया। उसे ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये बहुत अतार्किक है। इसकी कीमत केवल 300 क्रेजी पॉइंट है। भाड़ में जाओ। ऐसा लगता है मानो ये तियान्युन कमरे में खुद से बात करते हुए पागल हो गया हो। 1,000,000,000,000 क्रेजी पॉइंट का मूल्य 300 क्रेजी पॉइंट है। कम से कम इसकी कीमत 100,000,000 होनी चाहिए। 100 मिलियन क्रेजी पॉइंट के साथ वह जो कुछ भी चाहता था वह प्राप्त कर सकता है, यहां तक कि स्वर्ग स्तर की मार्शल आर्ट भी क्रेजी पॉइंट की उस राशि के साथ मजबूत होना और भी आसान हो जाएगा। अफसोस की बात है कि उनके सपने चकनाचूर हो गए। उसने अपनी हताशा को दूर करने के लिए बाहर जाकर कुछ राक्षसों को मारने का फैसला किया। ऐसा लगता है कि जब तक प्राचीन खंडहरों को विसर्जित करने वाले स्वर्ग का द्वार नहीं खुल जाता, मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि मैं इंतजार करूंगा, शायद प्रवेश करने का कोई रास्ता हो। लॉटरी निकालने के बाद करने के लिए और कुछ नहीं है। वह बस तब तक क्षेत्र में कुछ राक्षसों का शिकार कर सकता है जब तक कि हेवंस एमसिंग एंशिएंट रूइंस खुला न हो जाए। इसी समय किसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। वह आश्चर्य करता है कि यह कौन है। तुरंत उसने दरवाजा खोला और जियू लिंगयुन को देखा। उसने कहा, वरिष्ठ भाई, मैं कल परीक्षा दूंगी, क्या आप देख सकते हैं? शर्माते हुए, मैं लगभग भूल ही गया था, कल बाहरी शिष्य मूल्यांकन है, आप कब भाग लेंगे? फिर मैं कल तुम्हारे लिए उत्साह बढ़ाऊंगा। ये तियान्युन ने मुस्कुराते हुए कहा। कल बाहरी शिष्य का मूल्यांकन है, ये देखने के लिए कि अंततः आंतरिक शिष्य के रूप में किसे चुना जाएगा। जब जियू लिंगयुन को यहां स्वीकार किया गया तो वह बाहरी शिष्या बनने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी,
और ये त्याने को नहीं पता कि वह अब कैसे कर रही है, क्योंकि जेड पैलेस में आने के बाद से यह काफी व्यस्त रहा है। वह निश्चित रूप से कल इसे देखने जाएगा। आखिरकार उसने ही जियू लिंग्यून को यहां आने के लिए कहा था। अध्याय 74 आध्यात्मिक प्रभाव सारणी। आखिरकार मूल्यांकन का दिन आ गया। कहने को तो जेड पैलेस के शिष्य के लिए मूल मूल्यांकन वास्तव में सख्त नहीं है, लेकिन क्योंकि जेड पैलेस का प्रभाव पहले की मुठभेड़ से विस्तारित हुआ है, इसलिए जेड पैलेस के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने प्रमुख शिष्यों की संख्या में वृद्धि करें। उन्हें जेड पैलेस को अभी भी खेती के लिए एक प्रासंगिक स्थान बनाने के लिए शिष्यों की पीढ़ियों को लगातार पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। जियू लिंग्यून ये त्यानियुन के पास चिंतित होकर खड़ा है। बड़े भाई ये, मैं घबरा गया हूं। वे दोनों पहले से ही मूल्यांकन स्थल पर जा रहे हैं। उसे हमेशा लगता है कि वह काफी अच्छी नहीं है। वह सोचती है कि उसका स्तर औसत से काफी नीचे है। उसे बिल्कुल भी आत्मविश्वास नहीं है। ये लगभग निश्चित है कि आत्मविश्वास की कमी उससे बड़े होने पर मिले उपचार के कारण मिली है, या यह अभी भी जेड पैलेस से मिले वातावरण में अचानक बदलाव के कारण हो सकता है। निश्चिंत रहें, मैं आप पर नजर रखूंगा, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा और खुद पर विश्वास रखूंगा। ये त्यान्युन जियू लिंग्यून को प्रोत्साहित करने की कोशिश करता है। उन्होंने जियू लिंग्यून के अभ्यास और प्रदर्शन को इतनी बार नहीं देखा, लेकिन उन्हें लगता है कि जियू लिंग्यून अपने दम पर बिल्कुल अच्छा कर रही होंगी। उनका मानना है कि जियू लिंग्यून के पास निश्चित रूप से अपने दम पर कई अभ्यास थे। उसे विश्वास है कि वह उद्धार करेगी। जियू लिंग्यून को राहत मिली। ये त्यानयुन के शब्दों को सुनकर उसे थोड़ा आश्वासन मिला। आयोजन स्थल पहले से ही शिष्यों से खचाखच भरा हुआ है। मूल्यांकन में बहुत सारे बाहरी शिष्य शामिल हैं, और यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि उनमें से अधिकांश के पास काफी अच्छी जन्मजात शक्ति भी है। देखो, एल्डर यी एक महिला के साथ आए। वह कौन है? वह एल्डर यी के करीब कैसे आ सकती है? वह एल्डर यी से कुछ चाहती होगी। वह बुजुर्ग से किसी तरह की जन्मजात क्षमता सीखने की भीख मांग रही होगी, जो गियो की किसी महिला में रैंक पर चढ़ने की जन्मजात क्षमता होने का कोई रास्ता नहीं है। ऊपर से उसकी शक्ल सचमुच बहुत बदसूरत है। मैंने सुना है कि वह अपने छोटे भाई को सुरक्षा के लिए यहाँ ले आई है। हम में से कई लोग ऐसा करते भी हैं, लेकिन यह उचित नहीं है कि उसके साथ अनुचित व्यवहार किया जाए। रैंक पर चढ़ने के लिए हम सभी को बहुत प्रयास की आवश्यकता है। बहुत से बाहरी शिष्य जियू लिंग्यून और ये त्यानयुन के बीच के रिश्ते के प्रति तिरस्कार महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा कि उसे विशेष उपचार मिला है और उसके बारे में झूठी अफवाहें फैलाना शुरू कर दिया। ये त्यानयुन ने जियू लिंग्यून के प्रति इस नकारात्मक नजर से आह भरी। ये शर्मनाक है, वे उससे इतने ईर्ष्यालु कैसे हो गए। ये त्यानयुन की सिफारिश से जियू लिंग्यून जेड पैलेस में शामिल हो गए। अधिकांश शिष्यों ने पहले ही इसके बारे में सुना है और उन्हें लगता है कि ये त्यानयुन बाकी शिष्यों के साथ अन्याय कर रहा है। कुछ लोग सोचते हैं कि ये त्यानयुन एक दयालु व्यक्ति है, और कुछ अन्य सोचते हैं कि झुगी बस्ती के लोगों को जेड पैलेस मैदान को गंदा नहीं करना चाहिए। जैसे ही वे शिष्य के पास से गुजरे, जियू लिंग्यून अपने और ये त्यानयुन के बारे में ये झूठी अफवाह सुनने से खुद को नहीं रोक सका। इस झूठी अफवाह को सुनकर वह हैरान और दुखी हो गई और पहले से भी ज्यादा हीन और घबराई हुई महसूस करने लगी। उनकी बात मत सुनो, तुम्हें बस अपनी ताकत से उन्हें गलत साबित करना है। आपको आगे बढ़ाने के लिए ईंधन के रूप में उनकी नकारात्मकता का उपयोग करें। ये त्यानयुन ने जियू लिंग्यून को सांत्वना देने के लिए एक मुस्कान दी। मुझे पता है, यंग मास्टर यी। जियू लिंग्यून में अभी भी अपना सिर उठाने की हिम्मत नहीं थी। वह अपने आसपास के अन्य शिष्यों से मिलने वाली चकाचौंध से डर रही थी। इस घटनाक्रम को देखते हुए ये त्यानयुन तुरंत जियू लिंग्यून को परीक्षा स्थल पर ले गए, जहां लगभग 1 दर्जन उम्मीदवार इंतजार कर रहे थे। उम्मीदवारों की यह कम संख्या वास्तव में सामान्य है, क्योंकि जेड पैलेस केवल महिलाओं की भर्ती करता है। इस तथ्य पर विचार करते हुए कि महिलाएं पहले से ही इतनी दुर्लभ हैं खेती की दुनिया में, जेड पैलेस के लिए इतनी कम संख्या में भर्ती होना बहुत सामान्य बात है। हालांकि जैसे जैसे जियू लिंग्यून साइट की ओर बढ़ती रहती है, अफवाहें रुकती नहीं हैं, बल्कि यह और भी बदतर हो जाती हैं। वह वास्तव में हर किसी को उससे ईर्ष्या करवा रही है। यदि आप एल्डर यी को आकर्षित करते हैं, तो आप भी आसानी से मूल्यांकन पास कर सकते हैं। उससे क्या ईर्ष्या?
अगर मैं एल्डर के स्थान पर होता तो मैं भी यही करता, मैं अपनी माँ को यहाँ आने के लिए कहता। आखिरकार वह एकमात्र किसान थी। स्पष्ट रूप से एल्डर को उस पर दया आ गई। वह दया के अलावा उसकी ओर कैसे देख सकता है? वह बहुत गंदी है, उसके सारे कपड़े खराब हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वह जेड पैलेस में शामिल होना चाहती है। उनके आसपास का बाहरी शिष्य आगे पीछे फुसफुसाता रहता है। स्पष्ट रूप से यदि वे ये त्यानयुन से नहीं डरते हैं तो वे जोर से बात करेंगे। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है अगर वे केवल उस पर चिल्लाकर जियू लिंग्युन को बाहर निकाल दें। जबकि वे एक नियमित व्यक्ति को लगभग अश्रव्य आवाज में फुसफुसाते थे, ये त्यानयुन उन्हें जोर से और स्पष्ट रूप से सुन सकता है। उसकी साधना इस स्तर पर है कि वह दूर से एक छोटी सी आवाज भी सुन सकता है, जिससे उस पर दूर से हमला करना अधिक कठिन हो जाता है। ये त्यानयुन ने अपने आसपास के सभी लोगों पर नजर डाली, बाहरी शिष्यों की एक एक करके जांच की और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वे लाइन से बाहर हैं। उन्होंने सोचा कि सिर्फ इसलिए कि जियू लिंग्युन ये त्यानयुन की सिफारिश से यहाँ है, उसे विशेष उपचार मिलेगा और उसने चाहे जो भी परिणाम प्राप्त किया हो, आसानी से परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। वे इससे अधिक गलत नहीं हो सकते। वह किसी के साथ विशेष व्यवहार नहीं करेगा, वो पक्षपाती नहीं होगा। यदि जियू लिंग्युन एक आंतरिक शिष्या बनने के मानक तक नहीं पहुंच पा रही है, तो उसे बाहरी शिष्या बनकर ही काम करना होगा। आप मुझे जितना चाहे बुरा कह सकते हैं, लेकिन बिग ब्रदर यी को कुछ भी बुरा कहने की हिम्मत मत कीजिए। अचानक जियू लिंग्युन लाल आंख से उन पर चिल्लाया, मैं तुम्हें ये साबित कर दूंगा कि मैं अपनी ताकत से आंतरिक शिष्य बन सकता हूँ। बिग ब्रदर यी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम सबको चुप करा दूंगा, बस तुम इंतजार करो। ये त्यानयुन को उम्मीद नहीं थी कि जियू लिंग्युन अपने लिए खड़ी होगी। वह मुस्कुराया। स्पष्ट रूप से एक डरपोक लड़की होने से उसकी समस्या का समाधान नहीं होने वाला है, इसलिए यह उसके सुधार के लिए अच्छा है। जब उन्होंने देखा कि त्यानयुन उनकी दिशाओं की ओर देख रहा है, तो उन सभी ने बात करना बंद कर दिया, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति अभी भी तिरस्कार और घृणा की थी। उन्हें स्पष्ट रूप से जियू लिंग्युन के शब्दों की परवाह नहीं है। जियू लिंग्युन ने जो कुछ भी कहा उस पर उन्हें विश्वास नहीं हुआ। आपको उन पर कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वास्तव में आपको इस तरह की नकारात्मकता की जरूरत है और इसका उपयोग अपनी शक्ति को निर्देशित करने के लिए करें। अपनी ताकत साबित करने के अलावा उन्हें चुप कराने का कोई बेहतर तरीका नहीं है। ये त्यानयुन जियू लिंग्युन को देखकर मुस्कुराता है। हाँ, जियू लिंग्युन ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। बिना कुछ और कहे वो संकल्प लेती है कि उसे अपनी योग्यता साबित करनी है, उसे अपनी ताकत दिखानी है, उनका मुंह बंद करना है। कुछ ही समय बाद डेकोन लियांग आता है। डीकन लियांग वह डीकन है जो यहाँ जेड पैलेस में बाहरी शिष्य का प्रबंधन करते हैं। वह ये त्यानयुन का गहरा सम्मान करती है क्योंकि ये त्यानयुन का दर्जा उससे कहीं ऊंचा है। वह अपना सिर घुमाकर ये त्यानयुन की ओर जियू लिंग्युन की ओर देखती है। वह ये त्यानयुन की ओर देखती है। स्पष्ट रूप से वह जियू लिंग्युन के संबंध में कुछ कहना चाहती थी, इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती। कोई विशेष उपचार नहीं है, सामान्य मानक के साथ मूल्यांकन करें और सख्त पर्यवेक्षण का पालन करें। ये त्यानयुन ने गंभीर चेहरे के साथ डेकोन लियांग को देखा। डेकोन लियांग ये त्यानयुन को देखकर मुस्कुराए और हल्के से सिर हिलाया। उसे रिश्ते के कारण विशेष व्यवहार भी नापसंद था। वो सोचती है कि इस तरह की कंडीशनिंग घृणित है। उसके लिए जिस तरह के लोग रिश्ते को जुड़ने के आधार के रूप में उपयोग करते हैं वह मूल रूप से यह बताता है कि उस व्यक्ति में कोई प्रतिभा नहीं है। वह इसका जीता जागता सबूत है। उसके साथ किसी तरह का विशेष व्यवहार नहीं किया गया, लेकिन फिर भी वह आसानी से एक आंतरिक शिष्या बनने में कामयाब रही। अगर जेड पैलेस की सुरक्षा का समय आता है तो वह अपनी कमजोरी के कारण जेड पैलेस पर बोझ नहीं बनना चाहती। ये त्यानयुन के साथ त्वरित बातचीत के बाद डेकोन लियांग ने अपना संक्षिप्त विवरण शुरू किया। यह आध्यात्मिक प्रभाव सरणी है। ये लगातार आत्मा हड़ताल नामक एक हमले का उपयोग करेगा। आपको बस इस उपकरण से आत्मा हड़ताल का सामना करना होगा। 9वीं लहर को झेलने से आपको आधिकारिक शिष्य का दर्जा मिलेगा और 11वीं लहर तक झेलने से आपको आधिकारिक शिष्य का दर्जा मिलेगा। आप आंतरिक शिष्य की स्थिति। सौभाग्य से उम्मीदवारों को आंतरिक शिष्य माने जाने के लिए केवल 2 और लहरों का सामना करने की आवश्यकता है।
वह इसे एक तरह की सुविधा मानते हैं, लेकिन उनका मानना है कि हर किसी के पास कम से कम छठी लहर तक झेलने की क्षमता नहीं है। ये परीक्षण शिष्य को उनकी जन्मजात क्षमता के आधार पर आधिकारिक शिष्य और आंतरिक शिष्य में विभाजित करना है। बाहरी शिष्य की तुलना में आंतरिक शिष्य में बेहतर क्षमता और जन्मजात क्षमता होती है। वह बेहतर प्रशिक्षण वातावरण में केंद्रित होता है। इस बार केवल 9 लहरें। मैंने सोचा था कि वे 13वीं या 14वीं लहर पर जोर देंगे। 13वीं या 14वीं लहर का प्रभाव। मूर्ख मत बनो, तुम मुश्किल से 10 तरंगे ही कर पाओगे। हाँ, आध्यात्मिक साधना शारीरिक साधना से कहीं अधिक कठिन है। मुझे बहुत समय पहले की बात याद है, किसी ने 13वीं लहर तक किसी को रोके रखा था। शिष्य पिछले मूल्यांकन और इसके बारे में कुछ अफवाहों के बारे में बात करता है और वास्तव में विश्वास नहीं कर सकता कि उन्हें आंतरिक शिष्य बनने की ऐसी सुविधा मिली है। हाँ, वास्तव में इस मूल्यांकन के लिए जन्मजात क्षमता की अपेक्षाकृत उच्च स्तरीय पहचान थी। मैं स्वयं 13वीं लहर तक टिके रहने में कामयाब रहा। अब मैं इनर कोर्ट में शामिल हो गया हूं। इनर कोर्ट का मानक इससे कहीं अधिक उन्नत है। डेकोन लियांग ने धैर्यपूर्वक कहा, हालांकि अभी आंतरिक शिष्य मानक 11वीं लहर है। यदि आप 13वीं लहर के प्रभावों से अधिक समय तक टिके रह सकते हैं तो यह आपके भविष्य के लिए अच्छा होगा और आप निश्चित रूप से इसके लिए बड़ों का ध्यान आकर्षित करेंगे। जब उन्होंने अपना स्पष्टीकरण समाप्त किया तो सभी अभ्यर्थी आश्चर्यचकित हो गए। यदि वे प्रभावों की 14वीं लहर का सामना कर सके तो वे बड़ों का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। ये सचमुच आकर्षक है। ये तियान्युन मुस्कुराते हुए कहते हैं, ये परीक्षण शिष्य की आध्यात्मिक शक्ति का आकलन करने के लिए है। यदि शिष्य प्रभावों की 14वीं लहर तक टिके रह सकते हैं तो इसका मतलब है कि उनके पास उच्च आध्यात्मिक शक्ति है, इसलिए उनके पास अपने भविष्य के लिए सभी पहलुओं में उच्च क्षमता है। अब थोड़ी देर बाद वो थोड़ा उत्तेजित हो गया। वह जियू लिंग्युन की क्षमता को नहीं जानता क्योंकि वह कभी भी प्रशिक्षण में जियू लिंग्युन के साथ नहीं गया। वह कितनी दूर तक जा सकती है। अध्याय 75 प्रतिभा। कोई बात नहीं, अपने आप पर विश्वास रखो, मुझे पता है तुम ये कर सकते हो। जियू लिंग्युन को प्रोत्साहित करने के बाद ये तियान्युन ने सिर हिलाया। बिग ब्रदर यी, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा, जियू लिंग्युन ने आश्वस्त स्वर में कहा। वह ये तियान्युन को शर्मिंदा नहीं कर सकती जिसने उसकी इतनी मदद की है। वह उसका एहसान चुकाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। फिर वह मूल्यांकन के लिए कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना हुई। ये तियान्युन ने उसकी पीठ की ओर देखा और हल्के से सिर हिलाया। परीक्षण कई शिष्यों के साथ आयोजित किया जाता है जो एक साथ परीक्षण करते हैं। कुछ अन्य शिष्य अभी भी बाहर इंतजार कर रहे हैं। अधिकतम 1 या 2 लहरों के बाद वह नीचे गिर जाएगी। एक आधिकारिक शिष्य बनने के लिए 9वीं लहर तक झेलना होगा। ऐसा लगता है कि उसके लिए बहुत लंबा रास्ता तय करना होगा। हा। उसे वैसे भी आधिकारिक शिष्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा क्योंकि वह एल्डेई की करीबी है। हम देखेंगे। हाँ, क्या हमें एल्डेई से भी बात करनी चाहिए? इसे भूल जाओ, मैं ज़ेड पैलेस में शामिल होने के लिए अपने कौशल पर भरोसा करूंगा। उन्होंने सोचा कि यह किसी तरह की सिंड्रेला कहानी है। उन्होंने सोचा कि सिर्फ इसलिए कि जियू लिंग्युन ये तियान्युन के करीब है, उसे विशेष उपचार मिलेगा और यहाँ ज़ेड पैलेस में उसका जीवन एक महल में एक राजकुमार से मिलने वाली सिंड्रेला की तरह होगा। जल्द ही मूल्यांकन शुरू हुआ। डेकोन लियांग के संकेत के बाद आध्यात्मिक तरंगे एक के बाद एक शिष्यों की ओर प्रवाहित होने लगी। पहली लहर में कोई भी शिष्य नहीं गिरा। पहली लहर में ही गिरा दिया जाना बहुत शर्मनाक है। दूसरी लहर के बाद पहली लहर के समान जियू लिंग्युन सहित कोई भी नीचे नहीं गिरा। चौथी लहर तक कुछ खास नहीं हुआ। कई बाहरी शिष्य गिरने लगे और जियू लिंग्युन अभी भी मजबूती से खड़ा है। 5वीं और 6ठी लहर के बाद और भी शिष्य गिर गए। वह अभी भी खड़ी है। इससे सभी को झटका लगा, खासकर वे जो पहले ही गिर चुके थे और जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया था। झुगी बस्ती से होने के बावजूद जियू लिंग्युन इतनी मजबूत कैसे हो सकती है? 7वीं और 8वीं लहर के बाद जियू लिंग्युन अभी भी कायम है। और अब जियू लिंग्युन पहले से ही 9वीं लहर पर है, जो आधिकारिक शिष्य का मानक है। वह निश्चित रूप से 9वीं लहर से नहीं गुजर पाएगी। लेकिन निस्संदेह एक बार फिर वे गलत हैं।
जियू लिंगयुन ने 9वीं लहर को आसानी से पार कर लिया और केवल 3 अन्य शिष्य बचे हैं जो अपनी जगह कायम रखने में कामयाब रहे। इसका मतलब है कि वह मूल्यांकन में उत्तीर्ण हुई और 4 में से एक बन गई। लेकिन मूल्यांकन अभी भी जारी है। जिन लोगों ने उसका मजाक उड़ाया वे अब कुछ नहीं कह सकते। उन्हें लगा कि उसकी शक्ल सूरत ही उसके कौशल का मानक है, वे इससे अधिक गलत नहीं हो सकते। लेकिन यह अभी तक खत्म नहीं हुआ है। 9वीं लहर के खत्म होने के बाद 10वीं लहर शुरू हुई और वह आने वाले तूफान के सामने भी एक बड़े पेड़ की तरह डटी रही। 11वीं लहर तक वह एकमात्र शेष शिष्य है। कहने की जरूरत नहीं है कि बाहरी शिष्य का समग्र स्तर ऊंचा नहीं है, इसलिए आधिकारिक और आंतरिक शिष्य बनना कठिन है क्योंकि उनकी आध्यात्मिक शक्ति शुरू करने के लिए इतनी ऊंची नहीं है। इसलिए इस तरह के मूल्यांकन के लिए वास्तव में कड़ी मेहनत करना उन पर निर्भर है। इतना खराब भी नहीं। ये त्यानयुन प्रभावित है। दर्शक और अन्य बाहरी शिष्य उसकी ताकत से दंग रह गए। अपने पैरों पर वापस खड़े होने के बाद उन्होंने देखा कि जियू लिंगयुन अभी भी मजबूती से खड़ा है और उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। क्या यह उस व्यक्ति की ताकत है जो रैंक पर चढ़ने के लिए केवल रिश्तों पर भरोसा करता है? बिल्कुल नहीं, उसकी ताकत ही असली चीज है। 11वीं लहर तक पहुंचना कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। दर्शकों की सीट पर बकबक खत्म हो गई है, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। अब जब वह यहां तक पहुंच गई है तो वे उसकी ताकत पर सवाल नहीं उठा सकते। लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ है। जियू लिंगयुन अपनी सीमा के करीब है लेकिन वह अभी भी कायम है। हालांकि 12वीं लहर में वह अंततः गिर गई। 11 तरंगों को झेलो। इस प्रभावशाली परिणाम ने दर्शकों को खामोश कर दिया। उसने कोई नया रिकॉर्ड नहीं बनाया, लेकिन उसने अपनी ताकत साबित की और दूसरों को बिल्कुल कुचल दिया। ये देखने के बाद भी अगर कोई उसका मजाक उड़ा रहा है तो शायद उनकी आंखें अंधी हैं, ये त्यानयुन ने कहा, और परिणाम काफी आश्चर्यजनक था। यहां तक कि ये त्यानयुन के लिए भी उसे उम्मीद नहीं थी कि जियू लिंगयुन की आत्मा इतनी मजबूत होगी। उसकी आत्मा निश्चित रूप से मजबूत है, हालांकि उसकी खेती में अंतर काफी दूर है। लेकिन बहुत से लोग केवल खेती पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जियू लिंगयुन की साधना का आधार केवल तीसरा शारीरिक शोधन है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति का स्तर कम है। यह एक तथ्य है कि वह त्यानयुन की सिफारिश पर जेड पैलेस में शामिल हुए। यह अनुचित लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसके पास उसका समर्थन करने की कोई ताकत नहीं है। उसके पास जो ताकत है उसके साथ यह वास्तव में एक अच्छी बात है कि त्यानयुन ने जेड पैलेस में उसकी सिफारिश की। मूल रूप से जब तक उनके पास पर्याप्त कौशल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे सिफारिश के साथ जेड पैलेस में शामिल हो जाते हैं। ये वैसे भी जेड पैलेस के लिए लंबे समय में लाभदायक होगा। हाँ, किसने कहा कि वह कमजोर है और बड़ी ई को अपने रास्ते पर चढ़ने के लिए बहकाती है? वह सचमुच प्रतिभाशाली है। वह निश्चित रूप से प्रतिभाशाली है। क्या वह सचमुच मलिन बस्तियों से है? मुझे नहीं लगता कि झुग्गियों में रहने वाला कोई व्यक्ति इतना मजबूत है। यह उलाहना अब जयकार में बदल गया क्योंकि जियू लिंगयुन आंतरिक शिष्य बनने के योग्य है। इस समय जियू लिंगयुन पहले ही मैदान छोड़ चुकी थी। वह तेजी से दौड़ी और बिना सोचे समझे ही त्यानयुन की बाहों में कूद गई। वह चिल्लाई, बिग ब्रदर यी, मैंने ये किया, मैंने ये किया। वह रोई, अपनी सारी भावनाएं प्रकट करते हुए। उसने ये त्यानयुन को निराश नहीं किया, यहां तक कि वह मूल्यांकन लेने वाले शिष्यों में से सर्वश्रेष्ठ बन गई। मुझे पता था कि अगर तुम कोशिश करो तो तुम ये कर सकते हो। ये त्यानयुन ने आगे बढ़कर उसकी पीठ थपथपाई। वह इससे संबंधित हो सकता है, जब सभी ने उसे कम आंका तो वह जीत हासिल करने और यह साबित करने में कामयाब रहा कि वे गलत थे। जब उसे एहसास हुआ कि वह ये त्यानयुन की बाह में है तो वह शर्मा गई और घबरा गई। ये त्यानयुन को कोई आपत्ति नहीं हुई। उसने उसके सिर पर हाथ फेरा, मुस्कुराते हुए कहा, जेड पैलेस में शामिल होने के लिए बधाई, इस बार आप अपनी ताकत से आधिकारिक तौर पर हम में से एक बन गए हैं। जियू लिंगयुन ने सिर हिलाया और कहा, बिग ब्रदर यी, धन्यवाद। मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है, यह आपके ही प्रयासों का परिणाम है। ये त्यानयुन ने मुस्कुराते हुए कहा। अध्याय 76 प्रारंभ। जियू लिंगयुन का प्रदर्शन हर किसी को आश्चर्यचकित कर रहा है,
किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि जियू लिंगयुन उस स्तर का प्रदर्शन हासिल कर पाएगा। अब वह सीधे आंतरिक शिष्य से जुड़ सकती है और वह इस मूल्यांकन में आंतरिक शिष्य से जुड़ने में सक्षम एकमात्र व्यक्ति है। हर कोई जो पहले उसके बारे में बकवास बात कर रहा था उसका चेहरा नीचे की ओर झुका हुआ है। वे उससे परेशान करने के लिए स्पष्ट रूप से शर्मिंदा हैं और उसके जितना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकते। इस प्रदर्शन ने सभी को ये साबित कर दिया कि वह ये तियानयुन के साथ अपने रिश्ते के कारण जेड पैलेस में शामिल नहीं हुई थी, बल्कि वह अपनी ताकत से जेड पैलेस में शामिल हुई थी। ये तियानयुन बाकी सभी लोगों की तरह ही आश्चर्यचकित है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जियू लिंगयुन इतनी आसानी से इनर डिसिप्लिन में प्रवेश कर लेंगे। छिपी हुई खोज पूरी हुई। सेंटेस प्रारंभिक प्रशिक्षण। इनाम 50,150 जियू लिंगयुन की अनुकूलता 30 प्रतिष्ठा। सिस्टम अधिसूचना अचानक प्रकट हुई। ये तियानयुन थोड़ा चौंका। वह अधिसूचना पढ़ता है और भ्रमित हो जाता है। वह किसी संत के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, किसी को प्रशिक्षित करने के बारे में तो बात ही छोड़ दें। क्या जियू लिंगयुन एक संत है? ये तियानयुन जियू लिंगयुन को देखता है और सीधे पूछता है, लिंगयुन, क्या आप एक संत हैं? हाँ। संत क्या है? जियू लिंगयुन ये तियानयुन के सवालों से भ्रमित है, वह उसके सवाल को समझ नहीं पा रही है। क्या मैं आपके माता पिता के बारे में जान सकता हूँ? ये तियानयुन ने पूछा। मैं अपने पूरे जीवन में कभी भी अपने माता पिता को नहीं जानता। जब मैं छोटा था तब से मैं अपने छोटे भाई के साथ झुग्गी में रहता हूं और मैं बस इतना ही जानता हूं। जियू लिंगयुन अपने अतीत के बारे में थोड़ी सी उलझन के साथ बात करती है, लेकिन वह कोई दुख या गुस्सा व्यक्त नहीं करती है, जैसे कि उसे वास्तव में माता पिता होने या न होने की कोई परवाह नहीं है। तो फिर आपका छोटा भाई, क्या वह आपका जैविक भाई नहीं है? ये तियानयुन ने पूछा। मेरा छोटा भाई मेरा जैविक भाई नहीं है। हाँ। तुम्हें कैसे पता कि वह मेरा जैविक छोटा भाई नहीं है? जियू लिंगयुन को आश्चर्य हुआ। सिर्फ एक अनुमान, चिंता मत करो। ये तियानयुन ने और अधिक पूछताछ न करने की कोशिश की और उससे सवाल पूछना बंद कर दिया, लेकिन उसके दिमाग में एक सिद्धांत है। तो जियू लिंगयुन एक संत महिला हो सकती है, लेकिन कौन सा संप्रदाय एक संत महिला को त्याग देगा? चीजों को देखने से जियू लिंगयुन की जन्मजात क्षमता पहले ही विकसित हो चुकी है। उसने इस मूल्यांकन में कोई नया रिकॉर्ड नहीं तोड़ा है, लेकिन उसकी खेती को देखते हुए उसकी प्रगति निश्चित रूप से चार्ट से बाहर है। इस मूल्यांकन की शुरुआत के लिए उस शिष्य की आवश्यकता है जो कम से कम 9वें स्तर के शारीरिक शोधन या उससे ऊपर भाग लेना चाहता हो, जिसका मतलब है कि जियू लिंगयुन पहले से ही इस स्तर पर है और वह हाल ही में जेड पैलेस पहुंची है। इसलिए उन्होंने अभी हाल ही में इसकी खेती भी शुरू की है। यह आश्चर्यजनक है कि वह पहले ही इस स्तर तक पहुंच गई है। अगर आपकी साधना थोड़ी ऊंची होती तो आप प्राचीन खंडहरों को डुबोते हुए स्वर्ग में प्रवेश कर सकते थे। ये तियानयुन को बहुत दिलचस्पी हो जाती है। अगर वह जियू लिंगयुन को तेजी से खेती करने में मदद कर सकता है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह एक संत बन सकती है। यदि उसे यह एक खोज के रूप में मिला है तो अद्भुत पुरस्कार उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसे इसका यकीन है। ये निश्चित रूप से एक विशेष प्रकार की खोज है। नहीं, मैं जेड पैलेस से जुड़कर बहुत खुश हूं। मैं हाल ही में एक शिष्य बना हूं। अगर मैंने प्राचीन खंडहरों को डुबोते हुए स्वर्ग में प्रवेश करने का मौका लिया तो निश्चित रूप से चारों ओर और अफवाहें फैल जाएंगी। जियू लिंगयुन ने अपना सिर हिलाया और उसने निश्चित रूप से महसूस किया कि यह इस स्वर्ग विसर्जन प्राचीन खंडहर में भाग लेने के लिए उसकी जगह नहीं है। भले ही वह खेती के स्तर के मामले में योग्य हो, वह शायद अभी भी प्रस्ताव को अस्वीकार कर देगी। वही तियानयुन को परेशान नहीं करना चाहती है। यह विनम्र होने की जगह नहीं है। आपकी जन्मजात क्षमता बहुत अच्छी है। आप पहले ही खुद को साबित कर चुके हैं, लेकिन आपकी खेती अभी तक नहीं हुई है। चिंता न करें, भविष्य में आपके लिए खंडहरों में प्रवेश करने, खेती में कड़ी मेहनत करते रहने और मुझे गौरवान्वित करने के बहुत सारे अवसर हैं। ये तियानयुन जियू लिंगयुन को देखकर मुस्कुराया। उसे जियू लिंगयुन को आगे बढ़ने में मदद करनी है। वह संत की उपाधि से उत्साहित हो गया। सिस्टम निश्चित रूप से उसे धोखा नहीं देगा। ये निश्चित रूप से एक छिपी हुई खोज है। जियू लिंगयुन को कुछ बातें समझाने के बाद उसने उसे अन्य आवश्यक चीजें करने की अनुमति दी।
जाहिर तौर पर उसे औपचारिक रूप से एक आंतरिक शिष्या बनने के लिए पहले कुछ औपचारिक चीजें साफ करने की जरूरत है। कुछ ही समय बाद प्राचीन खंडहरों को डुबोते हुए स्वर्ग में प्रवेश करने का समय आखिरकार आ गया है। जेड पैलेस ने पहले से ही प्रवेश के लिए 8 उत्कृष्ट शिष्यों का चयन और आयोजन किया है, और ये त्यानयुन के साथ विंड सिटी तक जाने वाले किन्जू भी उनमें से हैं। प्राचीन खंडहरों को विसर्जित करने वाला स्वर्ग खुलने वाला है। ये त्यानयुन ने महल में शी ज्यूयुन से पूछा। हाँ, इस बार आप ग्रेट एल्डर प्रभारी के साथ प्रतिभागियों के साथ जाएंगे। इस बार मुझे जाने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं जेड पैलेस में रहूंगा, शी ज्यूयुन ने कहा। यदि ये त्यानयुन और शी ज्यूयुन एक ही समय में चले जाते हैं तो महल बहुत कमजोर हो जाएगा। अगर किसी संयोग से विंड संप्रदाय ने उस समय हमला करना चुना तो ये परेशानी भरा होगा। खंडहरों में प्रवेश के लिए जेड पैलेस को भी अपने प्रतिभागी के साथ जाना होगा। यह अच्छा नहीं होगा अगर प्रतिभागी पर कुछ लालची लोगों के समूह ने हमला कर दिया जो भी प्रवेश करना चाहते हैं। कोई बात नहीं, लेकिन अगर विंड सेक्ट हमला करने आ रहा है तो सावधान रहें। ये त्यानयुन चिंता मत करो, अगर यह बात आती है तो हम सर्वोच्च बुजुर्ग पर भरोसा करेंगे, उन्हें विंड संप्रदाय से कोई समस्या नहीं होगी। हमें अभी भी अपनी आस्तीन में कुछ तरकीबें सूझी हैं। शी ज्यूयुन ये त्यानयुन की चिंता को कम करने की कोशिश करता है। ये त्यानयुन को थोड़ी राहत मिली है। उन्होंने वास्तव में इसे विंड संप्रदाय के साथ सुलझा लिया और उन सभी को खत्म कर दिया ताकि वे अब जेड पैलेस पर हाथ नहीं डाल सकें, लेकिन यह मुश्किल और समय लेने वाला होगा क्योंकि विंड संप्रदाय का क्षेत्र यहां से बहुत दूर है और उनके प्रवेश में क्षेत्र भी इतना आसान नहीं होगा। ये त्यानयुन की खेती बहुत अधिक है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह दुश्मन के इलाके में इतनी आसानी से अंदर और बाहर आ सकता है। निश्चित रूप से वह रास्ते में एक्सपी प्राप्त कर सकता है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं होगा क्योंकि उनके क्षेत्र में केवल साधारण राक्षस जानवर है, जिसका अर्थ है कि जानवर स्वयं उसके लिए अच्छी मात्रा में एक्सपी नहीं गिराएगा। ठीक है, अगर कोई समस्या हो तो मुझे तुरंत बताना। ये त्यानयुन ने अपनी चिंता व्यक्त की। जो कोई भी आप पर हाथ उठाने की हिम्मत करेगा वह अगला दिन देखने के लिए कभी जीवित नहीं रहेगा। आप क्या उम्मीद करते हैं वे निश्चित रूप से किसी भी अवसर पर आएंगे? ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे वे बूढ़े लोग अपना सिर झुका सकें। शी ज्यूयुन ने हल्की मुस्कान के साथ बात की। आपको पहले ही जाना चाहिए, हम इस महत्वपूर्ण दिन पर देर नहीं करना चाहते हैं। अब मेरी चिंता मत करो। ठीक है, मैं अब जाऊंगा। बहुत बुरा हुआ मैं अंदर नहीं जा सकता। हा। उद्धरण चिन्ह। ये त्यानयुन थोड़ा हंसते हुए कहता है। आपकी खेती पहले से ही प्रवेश के लिए बहुत ऊंची है, आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। शी ज्यूयुन ये त्यानयुन को देखता है और कहता है, खंडहरों के बारे में निराश मत हो, वैसे भी अंदर कोई विशेष चीज नहीं है। वह नहीं जानती थी कि त्यानयुन जिस चीज को लेकर वास्तव में चिंतित है वह उसकी अपनी मुख्य खोज है। ठीक है, अब मैं चलता हूं मौसी, बाद में मिलते हैं। जब वह महल के द्वार पर पहुंचा तो बुजुर्ग पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। दूसरी बड़ी भी वहीं है, अपने गौरवान्वित शिष्य को देखकर गर्व महसूस कर रही है क्योंकि कोटा की बढ़ी हुई राशि के कारण वह अंततः अब निश्चिंत हो सकती है कि वह अपने शिष्य को खंडहरों में प्रवेश करने का अवसर दे सकती है। बात करने के लिए और कुछ न होने पर वे अपने निर्दिष्ट वाहक में सवार हो गए और प्राचीन खंडहरों को डुबोते हुए स्वर्ग की ओर चल पड़े। कुछ दिनों तक सड़क पर चलने के बाद वे अंततः खंडहर प्रवेश द्वार के करीब पहुंच गए। ये त्यानयुन देख सकता है कि जहां तक आंखें देख सकती हैं, पर्वत श्रृंखला बहुत लंबी है। पहाड़ के किनारे वह देख सकता है कि पहले से ही दूसरे संप्रदाय के लोगों को लाने वाली कई गाड़ियां पहले से ही आ चुकी हैं और वे सभी छोटे समूह में एक साथ इकट्ठे हुए हैं। वे गहन चर्चा में लग रहे हैं। जैसे जैसे ये त्यानयुन और उसका समूह करीब आता गया, वह प्राचीन खंडहरों को डुबोते हुए स्वर्ग का राजसी द्वार देख सकता है। प्राचीन खंडहरों को समाहित करने वाला ये स्वर्ग पर्वत श्रृंखला में बनाया गया था। ये द्वार स्वयं पर्वत श्रृंखला के मध्य में स्थित है। ये संरचना अपने आप में बहुत प्राचीन लगती है और ये त्यानयुन महसूस कर सकता है कि गेट के अंदर से एक बहुत शक्तिशाली आभा आती है। खंडहरों से निकलने वाली शक्तिशाली आभा से उसे जो आभा मिली वह प्राचीन ड्रैगन की तरह है, पुराने और बहुत शक्तिशाली, लगभग आदिम।
वह अपने निष्कर्ष पर पहुंचता है कि खंडहर पहले से ही काफी समय से मौजूद है। इस खंडहर में प्रवेश का एक विशेष तरीका है, इसके अलावा इसमें एक निश्चित स्तर की खेती की आवश्यकता होती है। इसमें प्रवेश के लिए एक विशेष टोकन की भी आवश्यकता होती है। हर बार गेट खुला होने पर टोकन की एक निश्चित राशि होती है और यही कोटा के पीछे का कारण भी है जिसके खिलाफ प्रत्येक गुट प्रतिस्पर्धा करता है। क्योंकि इस टोकन के बिना कोई भी व्यक्ति आवश्यक खेती होने पर भी खंडहरों में प्रवेश नहीं कर सकता था। ये प्राचीन खंडहरों को विसर्जित करने वाला स्वर्ग है। अब मैं अंदर कैसे आ सकता हूँ? ये त्यानयुन को आश्चर्य हुआ, उसने अपनी मुख्य खोज को पूरा करने का विचार कभी नहीं छोड़ा। अध्याय 77 जा रहा हूँ। जब ये त्यानयुन गाड़ी से उतरा तो उसने कुछ लोगों को देखा जो अभी अभी आए थे। वे सभी प्रभावशाली व्यक्ति हैं, लेकिन वे दूसरे स्तर के गुट, तीसरे स्तर के गुट या उससे ऊपर के गुट से हैं। भाग नहीं लेंगे क्योंकि यह उनके लिए फायदेमंद नहीं है। वे इसे किसी असाधारण चीज के रूप में नहीं देखते क्योंकि उनके पास बेहतर विकल्प हैं। दूसरे स्तर के गुट के लिए यह बहुत आकर्षक है। उनका आगमन तुरंत आकर्षण का केंद्र बन जाता है। जेड पैलेस, वह गुट जो उन पर आक्रमण करने वाले 3 महान गुटों को भगाने में सक्षम है। ये त्यानयुन के आसपास के गुटों के प्रतिनिधि उनके आगमन के संबंध में अलग अलग प्रतिक्रिया करते हैं। उनमें से कुछ हैरान हैं, उनमें से कुछ आश्चर्यचकित हैं। जेड पैलेस केवल प्रथम स्तर का गुट है, लेकिन वे ऐसा कारनामा कर सकते हैं। क्या उनके एकांतवासी बुजुर्ग ने उनकी मदद की? वे नहीं जानते कि इन 3 गुटों को चलाने वाला और उनके संप्रदाय के नेता को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि ये त्यानयुन है। यह अपेक्षित है क्योंकि शीजुयुन ने इस जानकारी को गुप्त रखा था। जो इसके बारे में जानता है वह केवल जेड पैलेस के कई लोग हैं, इसलिए इन दूसरे स्तर के गुट में से कोई भी त्यानयुन की ताकत को नहीं जानता है। इस स्थिति में लो प्रोफाइल रहना ज्यादा बेहतर है, इसलिए वे ये त्यानयुन के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। जेड पैलेस की जीत की खबर फैलने के बाद इन गुटों ने जेड पैलेस का थोड़ा सम्मान किया, कम से कम अब उन्हें अपनी असली ताकत का एहसास हुआ। यही कारण है कि अन्य गुट हस्तक्षेप करने से हिचक रहे हैं। और उनके नुकसान के बाद विंग संप्रदाय निकट भविष्य में हमला नहीं करेगा क्योंकि वे जानते थे कि ये त्यानयुन कितना मजबूत है। मूल रूप से यहाँ केवल दूसरे स्तर का गुट है, कोई प्रथम स्तर का गुट नहीं है। ये त्यानयुन ने संख्या पर नजर डाली, संख्या काफी है और प्रत्येक गुट के लिए कोटा की मात्रा संप्रदाय के प्रभाव से निर्धारित होती है। जितना अधिक प्रभाव उतना अधिक कोटा उन्हें मिलता है। इसलिए कुल मिलाकर लोगों की संख्या कम से कम 30-40 लोग होती है, इसलिए वहां काफी भीड़ होती है। हालांकि जेड पैलेस के पास 8 कोटा हैं, ये निश्चित रूप से उनके लिए एक फायदा है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जेड पैलेस यहाँ का सबसे प्रभावशाली संप्रदाय है, भले ही वे केवल प्रथम स्तर के गुट हैं। साधना से देखते हुए उनमें से अधिकांश आत्मा शोधन के 5वें स्तर के आसपास है और उच्चतर आत्मा शोधन के 8वें स्तर तक पहुंचते हैं। उनमें से कोई भी 9वें स्तर या उससे ऊपर नहीं है। हो सकता है कि वे जानबूझकर सफलता के लिए स्वर्ग विसर्जित प्राचीन खंडहरों के खुलने का इंतजार कर रहे हों। कोर संघनन चरण में प्रवेश करने से पहले स्वर्ग में प्राचीन खंडहरों को विसर्जित करने का अनुभव प्राप्त करना बहुत आदर्श है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे इस स्वर्ग विसर्जित प्राचीन खंडहरों से मिलते हैं, फिर स्मेल्टिंग ट्रायल पर आते हैं। हमारा जेड पैलेस एक विशेष मामला है, ज्यादातर समय केवल दूसरे स्तर का गुट ही यहां आने के लिए पात्र होता है। ग्रेट एल्डर ने आगे बताया, हम प्रथम स्तर के गुट हैं, लेकिन ताकत के मामले में हम पहले ही औसत दूसरे स्तर के गुट से आगे निकल गए हैं। ऐसा केवल इसलिए है क्योंकि हमारा कुल शिष्य उतना नहीं है, अन्यथा हम दूसरे स्तर का गुट बन गए होते। ये त्यानयुन ने सिर हिलाया। जेड पैलेस एक विशेष मामला है क्योंकि यह केवल महिला कृषकों को स्वीकार करता है, यही कारण है कि उनके पास इतने अधिक शिष्य नहीं हैं। पैलेस लॉर्ड शी इस बार नहीं आ रहे हैं। किसी ने पूछा, ये संप्रदाय मास्टर हुआन था। जब वह भीड़ के बीच शीजुएयुन को नहीं पा सका तो वह अपने दिल में आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। वह एक अच्छा दिखने वाला आदमी है और देखने में उसकी प्रतिभा को कम करके नहीं आंका जा सकता। पता चला कि पैलेस लॉर्ड शी को कुछ करना है, इसलिए वह यहां नहीं आ सकती। इस बार मैं ही प्रभारी हूं, महान बुजुर्ग ने कहा, क्योंकि शीजुएयुन ने उसे चीजें सौंपी थीं।
मैंने सुना है कि 3 बड़े गुटों ने जेड पैलेस पर हमला किया, लेकिन भारी नुकसान हुआ। आपका पुराना पूर्वज सचमुच कुछ और ही है, संप्रदाय मास्टर हुआन ने कहा। ठीक है, हमारे पुराने पूर्वज निश्चित रूप से एक ताकतवर ताकत हैं, ग्रेट एल्डर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। भले ही जेड पैलेस केवल प्रथम स्तर का गुट हो, लेकिन नींव अटूट है। उसने जानबूझकर जोर से कहा कि जेड पैलेस का बुजुर्ग अजय है, इसलिए यहां हर किसी ने सोचा कि अगर वे गंभीर हो जाएं तो जेड पैलेस वास्तव में मजबूत है। और इसने सचमुच हर किसी की दिलचस्पी बढ़ा दी। ऐसा लगता है जैसे वे 3 गुट वास्तव में भाग्य से बाहर हैं जब उन्होंने जेड पैलेस से दुश्मन बना लिए। संप्रदाय मास्टर हुआन बर्फ तोड़ने की कोशिश करते हुए मुस्कुराए। लेकिन ऐसा लगता है कि उनकी छोटी सी बातचीत यहीं खत्म होनी चाहिए, क्योंकि प्राचीन खंडहरों को विसर्जित करने वाला स्वर्ग खुलने वाला है। टकराना। अचानक पूरी पर्वत श्रृंखला ऐसे हिल रही है मानो भूकंप आ गया हो। हालांकि वे थोड़ी लंबी बात करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि यह छोटी मोटी बातचीत का समय नहीं है। दरवाजा धीरे धीरे खुला, जिससे सभी को अंदर से एक प्रचंड शक्ति दिखाई दी और वे अवाक रह गए। दरवाजा लगभग खुल चुका है। सभी ने खुद को गेट के सामने पैक कर लिया। जैसे ही गेट खुलेगा हर कोई तुरंत अंदर भाग जाएगा। हर 3 साल में एक बार जुलाई में स्वर्ग विसर्जन प्राचीन खंडहरों के खुलने का एक निश्चित समय होता है। यदि आप इसे चूक गए तो आपको अगले 3 वर्षों तक इंतजार करना होगा। यही कारण है कि हर कोई इसके खुलने से पहले ही यहां आ गया है। अपने सामने के दृश्य को देखकर ये त्यानयुन परेशान हो गया। वह सिर्फ इसलिए प्रवेश नहीं कर सका क्योंकि उसकी खेती बहुत ऊंची है। जब दरवाजा पूरा खुला होता है तो एक तेज रोशनी उनकी आंखों को ढक लेती है। जाना। कोई तुरंत एक टोकन के साथ अंदर भागा और वह अंदर प्रवेश द्वार के रूप में काम करने वाली प्रकाश की परत के माध्यम से चला गया। जेड पैलेस भी अंदर जाने के लिए तैयार है। ये त्यानयुन को अचानक एक विचार सूझा। उसने तुरंत बड़े बुजुर्ग से कहा, क्या आप मुझे एक टोकन दे सकते हैं? मुझे अंदर जाने की कोशिश करने दीजिए। हमेशा की तरह ही त्यानयुन ने कभी दूसरे की बात नहीं सुनी, भले ही वह अब जेड पैलेस का बुजुर्ग है। लगता है तुमने अभी भी हार नहीं मानी है, यहां अपने आप को खत्म करो। बड़े बुजुर्ग ने उसे एक टोकन सौंपा। ये त्यानयुन ने इसे मुस्कुराते हुए लिया। धन्यवाद, मैं इसे फिर आजमाऊंगा। टोकन लेने के तुरंत बाद वह प्रवेश द्वार से चला गया। महान बुजुर्ग ने सोचा कि वह प्रवेश नहीं कर पाएगा, लेकिन पता चला कि वह ठीक ठाक अंदर चला गया। ये कैसे संभव है? ये त्यानयुन को प्रकाश की कई परतों से गुजरते हुए देखकर महान बुजुर्ग चौंक गए। ये त्यानयुन की खेती आवश्यकता के अनुरूप नहीं थी, ये कैसे संभव है? तुरंत बड़े बुजुर्ग ने अपना हाथ प्रवेश द्वार की ओर बढ़ाया, लेकिन उसका हाथ भी अंदर नहीं जा सका। अजीब बात है, प्रतिबंध बिल्कुल ठीक काम करते हैं। बड़े बुजुर्ग ने भौहें चढ़ा दी। तुरंत बगल में मौजूद शिष्यों से कहा, मुझे अपना टोकन दो, मुझे कोशिश करने दो। अनुशासन ने तुरंत उसे टोकन सौंप दिया। ग्रेट एल्डर द्वारा इसे लेने के बाद उसने एक बार फिर अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिली। अजीब। बड़े बुजुर्ग हैरान थे। ये त्यानयुन जो कोर कंडेंसेशन में था, ठीक से प्रवेश कर सकता है। अध्याय 78 दोष ढूंढना। ये दृश्य देखकर बड़ी बुजुर्ग घबरा गईं। उन्होंने अंदर जाने की कोशिश भी की और असफल रहीं, लेकिन ये त्यानयुन बिना किसी परेशानी के इत्मीनान से अंदर चली गईं। क्या चल रहा है? ये बहुत अजीब है। महान बुजुर्ग के पूरे चेहरे पर आश्चर्य के भाव उभर आए। एल्डर यू, क्या आप नहीं जानते कि आप अपने स्तर की साधना के साथ आगे नहीं बढ़ सकते? संप्रदाय मास्टर हुआन स्पष्ट रूप से भ्रमित होकर बड़े बुजुर्ग को देखता है। जिन अन्य लोगों ने महान बुजुर्ग की हरकत देखी, वे भी उन्हें अजीब नजरों से देखते हैं। स्पष्टतः उन्होंने सोचा कि बड़ी बुजुर्ग भी अंदर घुसने की कोशिश करती है, मानो उसे खंडहर के नियम के बारे में पता ही न हो। बहुत से लोग सोचते हैं कि महान बुजुर्ग नियमों के बारे में कुछ हद तक भूल गए हैं, लेकिन यह संभव नहीं है। बुरा मत मानना, मैं बस कुछ सिद्धांत पर प्रयोग कर रहा हूं। ग्रेट एल्डर अभी भी उलझन में है, लेकिन वह इसे छिपाने की कोशिश करती है। वह ये त्यानयुन की स्थिति के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहती है। वह इस बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहती।
ये स्पष्ट रूप से जेड पैलेस के लिए एक अच्छी बात है, लेकिन ये दूसरे गुट के लिए एक तरह से अनुचित होगा। लेकिन वास्तव में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये तियानयुन खंडहर में प्रवेश करता है, क्योंकि ग्रेट एल्डर यू के दिमाग में ये तियानयुन की खेती पहले से ही बहुत अधिक है, वहां वह बहुत कुछ नहीं कर सकता है। खुद को संभालने के बाद उसने दूसरे शिष्य की ओर देखा और कहा, आप सभी को अंदर जाना चाहिए, ये तियानयुन का अनुसरण करना चाहिए, समझे? समझा। वे सभी एक एक करके अंदर चले गए, थोड़ा आश्चर्यचकित भी हुए क्योंकि उन्होंने भी इसे देखा था। एक मुख्य शिष्य के रूप में वे पहले से ही जानते हैं कि ये तियानयुन की साधना कितनी ऊंची थी, इसलिए वे थोड़े उत्साहित भी हैं। ये तियानयुन की मदद से निश्चित रूप से उनके लिए एक फायदा होगा और कोई भी उनके साथ खिलवाड़ नहीं करेगा। एक शिष्या जिसने अपना टोकन ये तियानयुन को दिया था, थोड़ा निराश महसूस करती है। वह प्राचीन खंडहरों को डुबोते हुए स्वर्ग में प्रवेश करने का मौका चूक गई। बड़े बुजुर्ग यू ने उसे देखा और कहा, आप चिंता न करें, जब हम वापस आएंगे तो महल आपको इसकी भरपाई कर देगा। बड़े बुजुर्ग ने आगे बढ़कर उसके कंधे को थपथपाया और उसे सांत्वना दी। शिष्या ने सिर हिलाया, ये स्पष्ट रूप से समझते हुए कि भले ही उसे मुआवजा नहीं मिला हो, वह शायद इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती क्योंकि शुरुआत करना उसका अधिकार नहीं है। उसके मन में ये तियानयुन उससे अधिक इस मौके का हकदार है। उसने 3 महान गुटों को अकेले ही खदेड़ दिया, स्वर्ग के अंदर प्राचीन खंडहरों को डुबोते हुए। जब ये तियानयुन सफलतापूर्वक खंडहरों में प्रवेश कर गया तो वह स्वयं भ्रमित हो गया। क्या हो रहा है? क्या यह एक बग है या मेरी मुख्य खोज नियमों को ओवरराइड करना संभव बनाती है? ये तियानयुन को आश्चर्य होता है। वह सोचता है कि ये 2 कारण शायद एकमात्र कारण है जिसके कारण वह खंडहरों में प्रवेश कर सका। आखिरकार मुख्य खोज, जैसा कि नाम से पता चलता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज है। ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि वह इसे खत्म करने के लिए इसमें प्रवेश न कर सके। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कारण क्या है। अब जब वह पहले से ही अंदर है तो उसे बस अपनी खोज पूरी करनी है। बहुत बढ़िया, अब मैं अपनी मुख्य खोज पूरी कर सकता हूं। ये तियानयुन अपनी मुख्य खोज को पूरा करने की संभावना से उत्साहित हो जाता है। मुख्य खोज, प्राचीन खंडहरों को डुबोकर स्वर्ग पर कब्जा। इनाम 100,000 एक्सेप्ट 10,000 क्रेजी पॉइंट। अंतहीनता की तलवार, पवित्र उपकरण, प्राचीन खंडहरों को डुबोते हुए स्वर्ग का नियंत्रण। इस खोज को पूरा करके उसे जो इनाम मिल सकता है वह वास्तव में आकर्षक है, विशेष रूप से हथियार और प्राचीन खंडहरों को डुबोते हुए स्वर्ग को नियंत्रित करने का अधिकार। इस बिंदु पर अनुभव और पागलपन वाली बात वास्तव में कोई मायने नहीं रखती। संयम पुनः प्राप्त करने के बाद उसने अपना ध्यान अपने आसपास की ओर स्थानांतरित कर दिया और प्राचीन खंडहरों को डुबोते हुए स्वर्ग का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, स्वर्ग विसर्जित प्राचीन खंडहर एक ऐसा भारी वातावरण वाला स्थान है जैसे छत उसके सिर पर गिरने वाली हो। ऊपर से एक उच्च दबाव है जो उसे कुचलने के लिए तैयार है। उसके आसपास की इमारतों में घनी दरारें हैं और कई पत्थर के स्तंभ पहले ही ढह चुके हैं। ये स्पष्ट है कि यह स्थान पहले ही समय के साथ क्षत विक्षत हो चुका है। चाहे किसी की क्षमता कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, जाहिर तौर पर समय के हस्तक्षेप को कोई नहीं रोक सकता। यहाँ की चीजों को देखकर उसे पूरा यकीन है कि यहाँ ऐसा कोई खजाना नहीं है जिसे खोजने में समय बर्बाद करने लायक हो। खंडहरों पर लूटे हुए दृश्य लिखे हुए हैं। बहुत समय पहले इस स्वर्ग विसर्जित प्राचीन खंडहर में कई खजाने थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, निश्चित रूप से यहाँ आने वाले लोगों ने खजाना पाया और एक एक करके इसे अपने लिए ले लिया। लेकिन यहाँ शुरू से ही उनका ये तियानयुन का उद्देश्य खजाना ढूंढना नहीं है। इस स्थान पर आध्यात्मिक शक्ति स्पष्ट रूप से केंद्रित है, जो बाहरी की तुलना में कम से कम कई गुना अधिक मजबूत है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह स्थान खेती के लिए एक आदर्श स्थान बन गया है। इस स्थान पर आध्यात्मिक शक्ति को केंद्रित करने के लिए किसी प्रकार का तंत्र होना चाहिए। इस जगह में बाहर की तुलना में बहुत मजबूत आध्यात्मिक शक्ति है। यहाँ एक दिन की खेती बाहर एक सप्ताह की खेती के बराबर है। ये तियानयुन ने उत्साह से सिर हिलाया। उन्हें आश्चर्य है कि इस जगह का निर्माता निश्चित रूप से इस तरह की तंत्र बनाने में सक्षम होने के लिए बहुत शक्तिशाली होगा।
एल्डर ये आप अंदर कैसे आ सकते हैं? किन जू ने खंडहर में प्रवेश करते ही ये त्यानयुन से पूछा। वास्तव में दूसरा शिष्य एक एक करके अंदर आता है, और जब उन्होंने ये त्यानयुन को देखा तो वे मदद नहीं कर सके लेकिन उसे अजीब तरह से देखा। ये त्यानयुन ने अपने कंधे उचकाए और कहा, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे हूं, मैंने बस अंदर चलने की कोशिश की और मैं यहाँ हूं। उन्होंने वास्तविक कारण नहीं बताया और इसे एक बड़े संयोग की तरह पेश करने का निर्णय लिया। आप ये त्यानयुन हैं। एक आदमी अचानक अंदर आता है और ये त्यानयुन को उत्सुकता से देखता है। मुझे नहीं पता कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। ये त्यानयुन ने भी उन्हें एक नजर दी। अन्य शिष्यों की तुलना में उनकी साधना पहले से ही बहुत मजबूत है, वह पहले से ही आत्मा शोधन क्षेत्र के शिखर पर हैं। ये स्पष्ट है कि इस प्रकार के स्तर के साथ उसे पहले से ही अपने संप्रदाय में एक उपयाजक होना चाहिए। उसके लिए भी खंडहर में प्रवेश करना उचित नहीं था, लेकिन ये खुद पर भी लागू होता है, इसलिए उसने अपने मन की बात न कहने का फैसला किया। उसके पहनावे को देखते हुए वह संप्रदाय मास्टर हुआन के समान संप्रदाय से होना चाहिए, जो कि शानदार संप्रदाय है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने तुम्हें कहीं देखा है। लियांग फैंग ने ये त्यानयुन को थोड़ा और ध्यान से देखा और जैसे ही उसने ये त्यानयुन की ठुड्डी देखी तो वह आश्चर्यचकित हो गया। मुझे ये पता था तुम ये त्यानयुन हो। मैंने तुम्हें दूर से देखा लेकिन मुझे यकीन नहीं है। करीब से देखने के बाद इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप ये त्यानयुन हैं। वह लड़का वांछित सूची में से है। वहां एक और कृषक आता है जो ये त्यानयुन को पहचानता है। इस बार 9वें स्तर का आत्मा शोधन कृषक आया और वह अप्रोचिन संप्रदाय से योंगचेंग है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने उसे तुरंत पहचान लिया। उन्होंने ये त्यानयुन की वांछित सूची देखी है जिसके साथ एक बड़ा इनाम भी आता है। लेकिन विंड पवेलियन की हार के बाद उनकी जगह इनाम कौन देगा? तो वह वांछित पोस्टर अब मूल रूप से अप्रासंगिक है। पवन मंडप के मुख्य मंडप स्वामी को भी पहले ही मार दिया गया है। अगर मैं हूं भी तो आप क्या चाहते हैं? ये त्यानयुन ने उन्हें उदासीनता से देखा। मैं बस इतना ही जानने को उत्सुक हूं। मैंने अभी सुना कि आप बहुत शक्तिशाली हैं। आपने लियांग त्यानचेन को मारकर विंड पवेलियन में बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। इससे काफी परेशानी हुई, लेकिन ऐसा लगता है कि आखिरकार जेड पैलेस ने इसे सुझाने में आपकी मदद की। लियांग फैंग ने अपना सिर हिलाया और ये त्यानयुन की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, आपको अगली बार अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहिए। अपनी गांड बचाने के लिए महिलाओं के झुंड के पीछे खड़ा होना बंद करो। लियांग फैंग ने हमेशा ये त्यानयुन को घृणा की दृष्टि से देखा है। विंड पवेलियन के लियांग त्यानचेन के साथ उनके अच्छे संबंध थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये त्यानयुन लियांग त्यानचेन को मार सकता है। अगर जेड पैलेस का शिष्य आसपास नहीं होता तो उसने ये त्यानयुन को वहीं मार डाला होता। ये त्यानयुन पर लियांग फैंग के कठोर शब्दों के बाद किन जू ये त्यानयुन की जगह गुस्सा होने से खुद को नहीं रोक सका। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? ये त्यानयुन पहले से ही है। उसने अपनी समस्याओं को हल करने के लिए महिलाओं पर भरोसा नहीं किया। बकवास करना बंद करो। और लियांग त्यानचेन मर गया है क्योंकि कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी मूर्खता है। न केवल वह मूर्ख है बल्कि एक घृणित सुअर भी है। किन जू ने ये त्यानयुन की स्थिति का लगभग खुलासा कर दिया। अगर लोगों को पता चलेगा कि ये त्यानयुन जेड पैलेस में बुजुर्ग बन गए हैं तो चीजें और भी जटिल हो जाएंगी। जेड पैलेस के शिष्यों पर उनकी अनुकूलता काफी अधिक है। अगर कोई उन्हें बुरा कहता है तो वे उसके लिए खड़े हो जाते हैं। अरे, आपने उस महिला को अपने लिए बोलने दिया। क्या आपको इससे कोई आपत्ति है? आप अपने बारे में भी नहीं बोल सकते। लियांग फैंग ने ये त्यानयुन से तिरस्कार के साथ बात की, उसे और भी अधिक भड़काने की कोशिश की। ऐसा नहीं है कि ये त्यानयुन उसे जवाब नहीं देना चाहता, बल्कि ऐसा है कि उसे उसकी परवाह नहीं है। उनकी राय में लियांग फैंग एक बंदर की तरह है जो उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश में इधर उधर कूद रहा है। वह स्पष्ट रूप से लियांग फैंग के स्तर पर गिरकर अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता। वह बस इस खंडहर का पता लगाना चाहता है और शुरुआत में अपनी मुख्य खोज को पूरा करना चाहता है। इसलिए यदि वह कर सकता है तो वह इसे तेजी से खत्म करना चाहता है, और ऐसा करने के लिए वह किसी भी तरह की परेशानी से बचना चाहता है, और विशेष रूप से इस बेवकूफ की परेशानी से नहीं।
मुझे आप में कोई दिलचस्पी नहीं है, बस इतना ही। ये तियानयुन ने बोलते समय लियांग फैंग की ओर देखा भी नहीं और अंदर चलना जारी रखा। ये तियानयुन के बयान को सुनकर लियांग फैंग इतना अपमानित हुआ, उसने उम्मीद नहीं की थी कि ये तियानयुन उसका चारा नहीं लेगा। ये तियानयुन ने उसकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। वह ये तियानयुन को हत्या के इरादे से देखता है, लेकिन वह जैड महल के साथ ही तियानयुन का सामना नहीं करना चाहता है। अध्याय 79, गलाने का परीक्षण, स्टोन टैबलेट। मैंने सोचा कि तुम वही हो जिसने अकेले ही पूरे पवन मंडप को नष्ट कर दिया। अब आप ये कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं कि दिलचस्पी नहीं है। काय, लियांग फैंग ने ठंडे स्वर में कहा। यहाँ काय कोई और नहीं बल्कि आप ही हैं। किनजू ने उस पर चिल्लाया, ऐसी बातें करना बंद करो जैसे तुम्हें पता है कि विंड पवेलियन में क्या हुआ था। हाँ, तुम्हारी यह कहने की हिम्मत कैसे हुई कि हमारा बुजुर्ग काय है? शुरुआत करने के लिए विंड बिल्डिंग के उन बदमाशों ने ही अपना विनाश किया है। अन्य अनुशासन भी लियांग फैंग पर स्पष्ट है। वह लाइन से बहुत बाहर है, उन्हें यहां और अभी लड़ने में कोई आपत्ति नहीं होगी। बकवास बंद करो, लियांग फैंग ने उन पर चिल्लाया। उसी समय एक शक्तिशाली आभा प्रकट की और इससे वे घबरा गए। मैं उससे पूछ रहा हूं, तुमसे नहीं। यदि आप वास्तव में उतने ही मजबूत हैं जितना अफवाहें कहती हैं, मैं तुम्हें जीवन और मृत्यु के द्वंद्व के लिए चुनौती देता हूं। वो उस पर लापरवाही से हमला करने का जोखिम नहीं उठा सकता क्योंकि जैड पैलेस वास्तव में एक ताकत है, लेकिन वह लियांग तियानचेन का बदला लेना चाहता था, इसलिए उसने उसे द्वंद्वयुद्ध के लिए चुनौती दी ताकि अन्य शिष्य ये तियानयुन की मदद नहीं कर सकें। ये तियानयुन ने भौहें चढ़ा दी। भले ही लियांग फैंग ने ईमानदारी से इसके लिए कहा, लेकिन उसके पास इसके लिए समय नहीं है। क्या तुमने मुझे पहले नहीं सुना? मैंने कहा, कोई दिलचस्पी नहीं है। ये तियानयुन उस पर ध्यान नहीं देना चाहता था, वह मुड़ा और जाना चाहता था। बस इसे पहले ही स्वीकार कर लो। आप एक काया हैं। सब कुछ महज अफवाह है। आपने अकेले ही पूरे पवन मंडप का वध कर दिया। हुआ ये कि जैड पैलेस आपकी मदद के लिए आया, शायद कुछ ऐसा ही। आप कुछ भी नहीं हैं, आप बस जैड पैलेस की महिलाओं के पीछे छिपते हैं। काया, रीलविहीन कमीना। कम से कम दूसरी अफवाह तो सही है। आप जैड पैलेस में बने रहने के लिए पैलेस लॉर्ड के रूप में शीजुयुन के प्रभाव पर भरोसा कर रहे हैं। यही कारण है कि आप यहां भी आ सकते हैं। भले ही आप शक्तिहीन हैं, कम से कम आपके पास कोई है जो आपका समर्थन कर रहा है। अगर यह मैं होता तो मैं शर्मिंदगी से मर सकता था। लियांग फैंग इतना उग्र है, वह लगातार ये तियानयुन को उकसाता है। दूसरे संप्रदाय दूर से देखते रहते हैं। इससे उनकी रुचि बढ़ी। वे देखना चाहते थे कि ये तियानयुन कैसे प्रतिक्रिया देता है। लियांग फैंग की खेती काफी अधिक है। वह अपने संप्रदाय में शीर्ष 3 में स्थान पर है। तो ठीक है, मैं आपकी खातिर जानबूझकर आपका चारा भी ले लूंगा। आप जीवन या मृत्यु का द्वंद्व चाहते हैं, तो फिर चलिए इसे करते हैं। ये तियानयुन ने ठंडे स्वर में कहा। उसके इतने अपमान के बाद भी अगर वह नहीं लड़ेगा तो हर कोई सोचेगा कि वह सचमुच काया है। ऐसा ही होना चाहिए। फिर बिना किसी देरी के लियांग फैंग खुश हो गया और उसने तुरंत तलवार खींच ली। हत्या के इरादे से उसकी आंखें भर आईं। जीवन और मृत्यु की लड़ाई, एक पर एक, बिना किसी हस्तक्षेप के। मर जाओ। वह अपनी तलवार छेदने के लिए तैयार लेकर ये तियानयुन की ओर दौड़ा। ये तियानयुन ने उस क्षण की उम्मीद नहीं की थी जब वह अंदर आया था। वह पहले से ही जीवन और मृत्यु के द्वंद्व में था। मरना। ये तियानयुन की आंखें ठंडी थीं। उसने गति बढ़ाने के लिए अपने पैर दबा दिए और लियांग फैंग के करीब आने का इंतजार किया। जब लियांग फैंग उसके हमले की सीमा के भीतर था तो उसने अपना पैर छोड़ा और उसके चेहरे पर लात मारी। ये वास्तव में तेज किक है, बिजली की तरह। लियांग फैंग इसे देख भी नहीं सका। टकराना। लियांग फैंग को दीवार से टकराया गया, जिससे दीवार हिल गई और मोटी धूल उस पर गिर गई। बस इतना ही अंत था, बस एक किक। लियांग फैंग को मार डाला। 9000 एक्सपी। जेड हेवन स्वॉर्ड 900 क्रेजी पॉइंट प्राप्त करता है। बाकी सभी ने लियांग फैंग को जमीन पर लेटे हुए देखा और मैग्निफिसेंट सेक्ट के एक शिष्य ने तुरंत उसकी स्थिति की जांच की। लियांग फैंग की जांच करने के बाद उन्होंने कहा, मर गया, वह मर गया। वरिष्ठ भाई लियांग फैंग मर गया।
बाकी सभी लोग दंग रह गए, क्योंकि उन्होंने भी बमुश्किल किक देखी थी और वह भी केवल एक किक से मर गया था। लियांग फैंग की साधना काफी मजबूत है, वह आत्मा शोधन के चरम पर है, लेकिन वह एक लात से मर चुका है। आपने वास्तव में वरिष्ठ भाई लियांग फैंग को मार डाला, हमारे संप्रदाय गुरु आपको इससे बचकर नहीं जाने देंगे। मैग्निफिसेंट संप्रदाय के शिष्यों ने ये तियान्युन की ओर घूर कर देखा। आपने सुना कि उसने क्या कहा? ठीक है, उन्होंने कहा कि यह जीवन और मृत्यु का द्वंद्व है। आप इसके लिए मुझे दोषी ठहराएंगे? ये तियान्युन ने उन पर ठंडी नजर डाली। यदि आप मुझे चुनौती देना चाहते हैं या जेड पैलेस का अपमान करना चाहते हैं, तो मुझे आपके साथ जीवन और मृत्यु द्वंद्व करने में कोई आपत्ति नहीं है। ये कहने के बाद ये तियान्युन मुड़ा और चलता रहा। उसने किन्जू से कहा, चलो, हम यहाँ अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। किन्जू ने चमकती आंखों के साथ उसका पीछा किया। ये तियान्युन की शक्ति है, उनके बुजुर्गों की ताकत है। हेवंस इमर्सिंग एंशिएंट रूइन में ठहरने की समय सीमाएं हैं। समय सीमा समाप्त होने पर गेट बंद कर दिया जाएगा और इसे दोबारा खुलने में 3 साल लगेंगे। बाकी सभी लोग बिना कुछ कहे बस एक दूसरे को देखते रहते हैं। क्या ये तियान्युन की असली ताकत है? किसने कहा कि ये तियान्युन एक काया है या एक कमजोर व्यक्ति है जो जेड पैलेस पर भरोसा करता है? वह कितना ताकतवर है कि एक किक से पीक ऑफ स्पिरिट रिफाइनमेंट कल्टीवेटर को मारने में सक्षम हो? क्या वह कोर कंडेंसेशन पर है? वे भ्रमित हैं क्योंकि कोर कंडेंसेशन या उससे ऊपर के कृषक प्राचीन खंडहरों को विसर्जित करते हुए स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर ये तियान्युन केवल आत्मा शोधन के चरम पर है तो लियांग फैंग को एक लात से मारना संभव नहीं है। इससे वे सभी भ्रमित हो गए, लेकिन कम से कम वे एक बात जानते हैं कि ये तियान्युन कोई कमजोर व्यक्ति नहीं है जो एक महिला के पीछे छिपा है। जब वह जाने वाला था तो किन्जू ने तुरंत कहा, एल्दई, आप कहाँ जा रहे हैं? ये तियान्युन ने कहा, मुझे लगता है कि करने को कुछ नहीं है, मैं घूमूंगा। मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है कि पिछले स्मेल्टिंग ट्रायल स्टोन टैबलेट के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं है, सारा खजाना पहले ही ले लिया जा चुका है। किन्जू ने खेदपूर्ण स्वर में कहा। ये तियान्युन को पता था कि यहाँ कुछ भी नहीं है। वह सिर्फ ये पुष्टि करना चाहता था कि क्या यहाँ कुछ भी असामान्य है। आखिरकार उसका उद्देश्य अपनी मुख्य खोज को पूरा करना है। मुझे पता है, लेकिन आइए पहले चारों ओर नजर डालें। ये तियान्युन जेड पैलेस के शिष्यों के साथ आगे बढ़े। आगे जाकर उसने बीच में एक विशाल पत्थर की गोली खड़ी देखी जिसके चारों ओर हल्की सी चमक थी और कोई उसके बगल में ध्यान कर रहा था, पत्थर की गोली के समान रोशनी में डूबा हुआ, जैसे कि वह किसी अप्रासंगिक चीज को समझने की कगार पर हो। इसे वे स्मेल्टिंग ट्रायल स्टोन टैबलेट कहते हैं। लोगों के यहाँ आने का एक कारण यहाँ ध्यान के माध्यम से मार्शल आर्ट सीखना भी है। वे यहाँ अपना ध्यान शुरू करते हैं। स्मेल्टिंग ट्रायल स्टोन टैबलेट के माध्यम से वे एक नई मार्शल आर्ट सीख सकते हैं। उनकी साधना के स्तर के अनुसार मानव स्तर की मार्शल आर्ट से लेकर पृथ्वी स्तर की मार्शल आर्ट तक भिन्न होती है। यहाँ पृथ्वी स्तर की मार्शल आर्ट सीखना एक ट्रेजरी प्राप्त करने के बराबर है, क्योंकि दूसरे स्तर के गुट के पास शुरू करने के लिए पृथ्वी स्तर की उतनी मार्शल आर्ट नहीं थी। कल्पना कीजिए कि यदि आप यहाँ पृथ्वी स्तर की मार्शल आर्ट सीखते हैं तो आप अपने गुट में कितना योगदान दे सकते हैं। आगे बढ़ें और ध्यान करें, मैं पहले चारों ओर देख लूंगा, ये तियान्युन ने जेड पैलेस के शिष्यों की ओर कहा। उन्होंने सिर हिलाया और तुरंत स्मेल्टिंग ट्रायल स्टोन टैबलेट के पास बैठ गए और ध्यान लगाने लगे। ध्यान करते समय स्मेल्टिंग ट्रायल स्टोन टैबलेट उन्हें किसी भी क्षति से सुरक्षा प्रदान करता है। पृथ्वी स्तर की मार्शल आर्ट शायद ये पूरी तरह से बेकार नहीं होगी, मैं कम से कम महारत बढ़ाने के लिए इसका उपयोग कर सकता हूं। ये तियान्युन मंद मंद मुस्कुराया। उसने बाद में ध्यान करने और पहले चारों ओर देखने का फैसला किया। जब वह खंडहर में घूम रहा था तो उसके पीछे आने वाले शानदार संप्रदाय के शिष्य ने ये तियान्युन को डरावनी दृष्टि से देखा और उन्होंने नजरें मिलाने से भी परहेज किया। यदि ये तियान्युन ने यहाँ कदम रखने का फैसला किया तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे सभी मर जाएंगे। लेकिन भले ही वे उससे डरते हों, वे इस अवसर को बर्बाद नहीं कर सकते। ये हर 3 साल में एक बार स्मेल्टिंग ट्रायल होता है। ये तियान्युन ने बस उन पर नजर डाली और दूसरी जगहों पर चले गए।
जब तक उन्होंने उसे उकसाया नहीं, वह कोई परेशानी पैदा नहीं करेगा। हालांकि वह उन्हें मारकर स्तर बढ़ा सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह जिसे भी देखेगा उसे मार डालेगा। वह कोई राक्षस नहीं है। ये त्यानयुन ऐसे ही हैं जब तक वे अपनी नाक वहां नहीं डालते जहां उसकी नाक नहीं है। ये त्यानयुन उनके साथ कुछ नहीं करेगा। अध्याय 80 व्याख्या करना। ये त्यानयुन के कमरे के चारों ओर पूरा चक्कर लगाने के बाद उसे कुछ भी नहीं मिला। जैसा कि किनजू कहते हैं, खंडहरों के बीच में गलाने वाले ट्रायल स्टोन टैबलेट के अलावा खंडहरों पर कुछ भी नहीं है। उसने मन ही मन सोचा, चारों ओर देखना समय की बर्बादी है। वह स्मेल्टिंग ट्रायल स्टोन टैबलेट पर लौटने के लिए आगे बढ़ता है। जब वह हॉल में पहुंचता है तो उसे आकाश से प्रकाश की एक किरण आती हुई दिखाई देती है। साथ ही प्रकाश की एक चिंगारी भी होती है जो शिष्यों के हाथ में गिरती है। बहुत उत्साह के साथ शिष्य ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और धीरे धीरे नीचे आ रही प्रकाश की चिंगारी को तुरंत पकड़ लिया। जब शिष्य ने इसे प्राप्त किया और जांचा कि यह क्या है, तो उसे थोड़ी निराशा हुई। मध्यम मानव स्तर की मार्शल आर्ट। वह अपनी आंखों में उदासी के साथ अपनी निराशा को थोड़ा और अधिक दिखाता है। मध्यम मानव स्तर की मार्शल आर्ट वास्तव में मार्शल आर्ट का एक बहुत अच्छा स्तर है, लेकिन इस खंडहर में उनका उद्देश्य पृथ्वी स्तर की मार्शल आर्ट पर अपना हाथ जमाना है। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि वे थोड़े ही होंगे। थोड़ा निराश शिष्य ने ऊपर देखा और देखा कि ये त्यानयुन उसे देख रहा है और पागलपन से उस मार्शल आर्ट को छिपाने की कोशिश कर रहा है जो उसे अभी मिली है। ध्यान समाप्त करने के बाद प्रकाश की किरण धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, जिसका अर्थ है कि वह अब क्षति से सुरक्षित नहीं है और खंडहरों के अंदर लूटे जाने या हमले से सुरक्षित है। कई महान गुटों के शिष्य इस प्रकार के लाभ का उपयोग अपने लिए प्राप्त मार्शल आर्ट से बेहतर मार्शल आर्ट प्राप्त करने के लिए करते हैं। उनके पीड़ित केवल अपने नाखून काट सकते हैं क्योंकि वे कुछ नहीं कर सकते और खाली हाथ लौट आते हैं क्योंकि स्मेल्टिंग ट्रायल स्टोन टैबलेट उन्हें प्रति प्रवेश केवल एक बार मार्शल आर्ट प्रदान करता है। इस तथ्य को टोकन के अस्तित्व से सिद्ध किया जा सकता है। कुंजी के रूप में उपयोग किए जाने पर टोकन अपनी ऊर्जा खो देगा। ऊर्जा समय के साथ पुनर्जीवित हो जाएगी और इसकी ऊर्जा को फिर से भरने में 1 या 2 साल लगेंगे। टोकन ही एकमात्र ऐसी चीज है जो हर किसी को स्वर्ग विसर्जित प्राचीन खंडहर शक्ति का दुरुपयोग करने से रोकती है। खंडहरों के किसी भी उद्घाटन दिवस पर एक टोकन के लिए केवल एक ही व्यक्ति हो सकता है। आप जब चाहें तब खंडहरों में प्रवेश या निकास नहीं कर सकते हैं। या तो आप मार्शल आर्ट प्राप्त करने का मौका लें और यहां उन मार्शल आर्ट की खेती शुरू करें, या अपनी आधार खेती को विकसित करने का प्रयास करें। यहाँ आध्यात्मिक शक्ति का संकेंद्रण इसे साधना स्तर को यथासंभव तेजी से सुधारने का एक बार का अवसर बना रहा है। ये त्यानयुन शिष्य को देखना बंद कर देता है और ध्यान करने के लिए अपनी जगह ढूंढने के लिए चल देता है। एक बार जब उसने ध्यान करना शुरू किया तो शिष्य ने राहत की सांस ली, क्योंकि वह जानता था कि ये त्यानयुन को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। अपना ध्यान शुरू करने के बाद ये त्यानयुन तुरंत प्रकाश की किरण से ढक गया। उसे लगा कि उसकी चेतना स्मेल्टिंग ट्रायल स्टोन टैबलेट में खींची जा रही है। थोड़ी देर के बाद वह पत्थर की पट्टियों से घिरे एक भ्रम क्षेत्र में प्रवेश कर गया। पत्थर की पट्टियों के चारों ओर का फर्श पीले रंग की रेत का था। पीली रेत उसे बहुत संदिग्ध लग रही है। जब उसने पत्थर की गोलियों पर नजर डाली तो उसने देखा कि प्रत्येक गोली की सामग्री एक दूसरे से भिन्न थी। स्वर्ग पाम का रूपांतरण, स्वर्ग बादल पाम, फैंटेसी लाइट पाम। पत्थर की गोली केवल मार्शल आर्ट का नाम प्रदान करती है। ये किस प्रकार की मार्शल आर्ट है, इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं है। ये बताने के लिए कुछ भी नहीं है कि मार्शल आर्ट किस बारे में है। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे कोई अनुमान लगा सके कि मार्शल आर्ट का स्तर क्या है या इसका क्या प्रभाव होगा। क्या वह सब कुछ भाग्य पर छोड़ देगा और अचानक अपने सामने मार्शल आर्ट में से एक को चुन लेगा? वह समझता है कि उसके पास केवल एक ही मौका है। गोलियों के चारों ओर तेजी से घूमने के बाद ये त्यानयुन ने देखा कि उसे पृथ्वी स्तर की कोई भी मार्शल आर्ट नहीं मिली जो वह जानता था। ऐसा प्रतीत होता है कि एक बार किसी को मार्शल आर्ट प्रदान कर दिए जाने के बाद यह इस क्षेत्र से पूरी तरह से गायब हो गया। हालांकि ये त्यानयुन इसके बारे में बहुत अधिक नहीं सोचता। उसने खुद को अपनी मुख्य खोज के बारे में याद दिलाया।
वह समझता है कि बीच में गलाने वाले परीक्षण पत्थर की गोली के अलावा और कुछ नहीं है, जो उसकी खोज को पूरा करने के लिए प्रासंगिक लगता है। उसकी खोज को पूरा करने के लिए यहाँ अंदर कुछ होना चाहिए। अब इस खोज को पूरा करने के लिए मैं क्या करूं? समाधान के बारे में सोचते समय ये तियानयुन की भौहें चढ़ गईं। तख्तियों के चारों ओर चक्कर लगाने के बाद उनका मानना है कि वहां उत्कीर्ण अधिकांश मार्शल आर्ट मानव स्तर की मार्शल आर्ट है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जिस विशेषज्ञ ने इस हेवंस इमर्सिंग एंशिएंट रूइंस को बनाया है उसके पास मानव स्तर की कई मार्शल आर्ट है। प्रथम स्तर के गुट के लिए मानव स्तर की मार्शल आर्ट को मजबूत और अच्छी मार्शल आर्ट माना जाता है, लेकिन उच्च स्तरीय गुट के लिए मानव स्तर की मार्शल आर्ट आपको कहीं नहीं ले जाएगी। कुछ समय बाद उसने गोलियों के चारों ओर चक्कर लगाना छोड़ दिया। अपनी खोज पूरी करने के लिए उसे क्या करना होगा, इसका कोई सुराग उसे नहीं मिल सका। ऐसा लगता है कि केवल एक ही रास्ता है जिसे मुझे अभी आजमाना है। ये तियानयुन ने अपनी सांसें स्थिर की और भाग्य आभा को सक्रिय किया। वह वास्तव में नहीं जानता कि अब क्या करना है और उसने अपनी किस्मत पर भरोसा करने का फैसला किया है। उन्होंने अपनी भाग्य आभा के साथ जितनी प्रतिष्ठा जोड़ी है, यदि उनका गणित सही है तो उनका भाग्य पहले से 500 गुना अधिक होना चाहिए। वह ये भी जानता है कि भाग्य इस तरह गणितीय रूप से काम नहीं करता है, क्योंकि भाग्य इतना विचित्र है कि वह हमेशा असफल हो सकता है, भले ही उसका भाग्य अनंत के कगार तक बढ़ जाए। ऐसे बहुत से कारक हैं जो भाग्य को महत्वहीन बना सकते हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भी वह इस स्थिति में उस पर भरोसा किए बिना नहीं रह सका। उसे अपनी खोज को आगे बढ़ाने का कोई अन्य रास्ता नहीं मिल सका। अपनी भाग्य आभा को सक्रिय करने के बाद उसने अभी भी पत्थर की किसी भी पट्टिका को नहीं छुआ। इसके बजाय वह ये देखने के लिए गोलियों के चारों ओर घूमना जारी रखता है कि क्या उसके भाग्य की अतिरिक्त मात्रा के साथ किसी प्रकार का परिवर्तन हुआ है। कुछ समय बीत जाने के बाद भी उसे अभी भी कोई मतभेद नजर नहीं आता। गोलियां अभी भी बड़े करीने से व्यवस्थित थीं, जैसे कि वह अपनी किस्मत की आभा को सक्रिय करने से पहले थीं। अजीब बात है, तो इसका भाग्य से कोई लेना देना नहीं है। ये तियानयुन ने भौहें चढ़ाईं, या इतनी किस्मत अभी भी पर्याप्त नहीं है। अपनी भाग्यशाली आभा को सक्रिय करने के साथ यहाँ कई चीजों को आजमाने के बाद, जैसे कि अपनी दृष्टि के अंत तक भागना और कुछ ही देर बाद यहाँ टैबलेट क्षेत्र में वापस आना, ऐसा लगता है कि वह इस जगह से बाहर नहीं जा सकते। जब वह निर्णय लेता है कि उसे इसे समाप्त करने के लिए पत्थर की गोलियों को चुनने की आवश्यकता है, तो वह तुरंत एक ऐसी गोली की तलाश करता है जिसके नाम पर उसे लगता है कि एक अच्छी अंगूठी है। जब उसे एक मिल गया और वह अचानक उसे छूने ही वाला था, तो उसे एक रहस्योद्घाटन हुआ। जैसे चौंक गया हो, उसने पत्थर को छूने से पहले ही झट से अपना हाथ पत्थर से दूर खींच लिया। चूंकि यह यहाँ एक भूल भुलैया की तरह है, इसलिए इसे एक भूल भुलैया की तरह सुझाने की कोशिश करना कोई गलत नहीं होना चाहिए। ये तियानयुन उठ खड़ा हुआ, उसने कमरे में सभी पत्थर की पट्टियों पर नजर डाली। उसने तुरंत इस कमरे की सभी पत्थर की पट्टियों के साथ कल्पना की, और जल्द ही उसे एहसास हुआ कि एक पत्थर की गोली दूसरे से थोड़ा अलग है, और वह पत्थर की गोली उसके ठीक सामने है। ये तियानयुन अपने ही खुलासे से कुछ हद तक निराश हो गया और चिल्लाया, कुतिया के बेटे! मैं इस पूरे समय पूरी तरह से कुछ बेकार कर रहा हूँ। इसके अलावा मैंने इस पूरे समय अपने चेहरे पर कुछ सही पाने के लिए कई क्रेजी पॉइंट बर्बाद कर दिए हैं। वह इतना निराश है कि कसम खाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। इस बेवकूफ पत्थर की गोली को चोदो। उसने हताशा के कारण अपने सामने रखी पत्थर की पट्टियों को नष्ट कर दिया, उसे पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े कर दिया। स्टोन टैबलेट के नष्ट हो जाने के बाद उसका परिवेश दूसरे वातावरण में बदल रहा है। इस बार ऐसा लग रहा है मानो वह नीले समुद्र और नीले आकाश वाले किसी द्वीप के किनारे पर है। लगता है आखिर किस्मत की आभा का कुछ तो असर होता है। पत्थर की मेज की पहेली सुलझाए बिना मैं यहां नहीं आ पाऊंगा। ये तियानयुन ने अविश्वास में अपना सिर हिलाया, और अगर किसी संयोग से उसने पत्थर की पट्टिका को नष्ट करने के बजाय उसे छू लिया, तो शायद वह उस पत्थर में मार्शल आर्ट को उकेर लेगा, लेकिन बस इतना ही, उसके पास इसके लिए कोई अन्य सुराग नहीं होगा। मुख्य सवाल, ऐसा लगता है कि यह सचमुच एक के बाद एक किस्मत है।
यदि यह कोई और होता तो निश्चित रूप से वे अपनी आंतरिक भावनाओं के आगे नहीं झुकते और पत्थर की पट्टियों को नष्ट कर देते। वे निश्चित रूप से इसे छुएंगे और मार्शल आर्ट को वहां उकेरेंगे, लेकिन वह निश्चित रूप से सोचते हैं कि जिस पत्थर की पट्टिका को उन्होंने नष्ट कर दिया, उसमें उस कमरे में उच्चतम श्रेणी की मार्शल आर्ट थी, शायद यह उच्च स्तरीय पृथ्वी स्तरीय मार्शल आर्ट रही होगी। लेकिन ये तियान्युन नहीं चाहते कि किसी मार्शल आर्ट की शुरुआत हो। वह चाहता है कि पूरा स्वर्ग उसके लिए प्राचीन खंडहरों को विसर्जित कर दे।